Hello everyone and welcome to Mathematics Scolio. This is video 24 in the most important JEE Main PYQ series, and here we are going to cover the chapter Straight Line. Important concepts from JEE Main's point of view we will be covering here through PYQs, that is JEE Mains के previous years questions के through हम लोग सारे important concepts को revise करेंगे. ये वो concepts है जो काफी important हैं, जो काफी बार repeat हो चुके हैं और जिनकी probability आगे भी questions में पूछे जाने की काफी ज्यादा है. So let's start with the chapter. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एज यूजुअल सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कॉन्सेप्ट्स को एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. मैंने ये बोर्ड पर लिख दिए हैं, आप इन्हें एक बार धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करके आप इसे रीड करेंगे. मैं स्क्रॉल डाउन करती जाऊंगी, आप इसे पॉज करके आराम से रीड कर सकते हैं. जस्ट रिवाइज ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, दे आर लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस. जैसे कि आप फर्स्ट पॉइंट में देख सकते हो, मैंने आपको सिंपली सेंट्रॉइड एंड सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर के बारे में कुछ रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है. यस, दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे फ्रेम मेनी क्वेश्चन इन विच सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर, सर्कमसेंटर आर बीइंग आस्क्ड. ठीक है, तो अगर आपके पास ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स, यस वी नो दैट. इन सेंटर भी मैंने लिख दिया है, दिस इज द इन सेंटर, वी हैव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर ओवर हियर. देन द नेक्स्ट थिंग दैट वी मस्ट रिमेंबर इज ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कमसेंटर, दे आर ऑलवेज कोलिनियर. वो हमेशा कोलिनियर रहते हैं और जो रेशो होता है वो होता है 2:1 व्हेन सेंट्रॉइड इज डिवाइडिंग ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर. ठीक है, तो जी हमेशा OC को इंटरनली 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है. जस्ट रिमेंबर दिस थिंग बिकॉज वी माइट नीड इट फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन. ऑर्थोसेंटर क्या है? अल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. सेंट्रॉइड क्या है? मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. सर्कमसेंटर इज सेंटर ऑफ द सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, या फिर कहिए ट्राइंगल की साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है. ठीक है, चलिए आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पर. जो दूसरा पॉइंट है वो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस. बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स हमारे पास होती हैं, वो सारी फॉर्म्स मैंने यहाँ पर एक बार लिख लिया, आप उसने क्विकली रिवाइज कर लीजिए. y is equals to mx plus c, मोस्टली आपने नोटिस किया होगा इसे हम कोनिक सेक्शंस में काफी यूज करते हैं, यानी लोकस वाले प्रॉब्लम्स जब ज्यादातर होते हैं तो हम लोग y is equals to mx plus c को चूज करके प्रोसीड करते हैं. This is the point slope form. Slope of the line is m. If the line is passing through x1, y1 and the slope is m, you can easily write down this equation of the straight line, right? इसीलिए कहते हैं कि whenever you want to write down the equation of a straight line, always chase for a point, plus what else do you have to chase for is the slope of the line. So these are the two key factors which will determine the unique equation of a line. तो पॉइंट एंड स्लोप रिक्वायर्ड है, आप उसी को चेज करिए. जैसे ही आपको ये पॉइंट मिलते हैं, स्लोप मिलता है, यू कैन इजीली राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन. नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव इज द 2-point फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन, यानी 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन अगर आपको लिखनी है तो हमारे पास फॉर्म होता है y minus y1 is y2 minus y1 upon x2 minus x1, x minus x1. नेक्स्ट इज द इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें आपको खास तौर पर यह ध्यान रखना है कि ये फॉर्म्स तभी यूज होती है, या ये वाला फॉर्म हम तभी यूज करते हैं जब none of the intercept is zero. A भी नॉन जीरो, B भी नॉन जीरो, तो आपके पास x इंटरसेप्ट नॉन जीरो A आता है, y इंटरसेप्ट अगर नॉन जीरो B है, in that case we will be writing down the equation of the straight line in the intercept form as this form. Next what do we have is x cos alpha plus y sin alpha is equals to P. ये आपके पास नॉर्मल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन होता है. इसमें क्या होता है एग्जैक्टली आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है जिसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है P, and the angle which this perpendicular makes with the positive direction of x-axis in anti-clockwise sense is alpha. ठीक है, तो आपको alpha और p पता होना चाहिए. Then the equation of straight line is x cos alpha plus y sin alpha equals to p. यानी जैसे ही इस फॉर्म में लाइन नजर आती है, we quickly interpret that it is a line at a distance p units from origin, and what is the angle that this perpendicular makes with x-axis? It is alpha. हमें alpha angle मिल जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज पैरामीट्रिक फॉर्म. काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है. whenever the distances are involved in the question of the straight line, we prefer parametric form. ठीक है, हम प्रेफर करते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म को, अदरवाइज भी क्वेश्चन सॉल्व होता है, बट पैरामीट्रिक फॉर्म seems to be more comfortable in the questions involving distance formula or distances. ठीक है, क्या है पैरामीट्रिक फॉर्म? We have written the equation of a straight line passing through the point x1, y1 and having the inclination, see ये inclination है theta. Line का inclination is theta, the point is x1, y1. You can quickly write down the parametric form in this form. So this is parametric form of the straight line. Regarding the inclination, I hope you all remember. बहुत ही basic definition है, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखी हुई है. Inclination का मतलब क्या होता है? The angle that the line makes with positive direction of x-axis
in the anti-clockwise sense, right? That's why हम लोग ये कहते हैं कि आपके पास जो straight line है उसका inclination क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेकर पाई ओपन तक जाता है, क्योंकि पाई को क्लोज करोगे तो अल्टीमेटली 0 ही आंसर आ जाता है, ठीक है? तो वो इंक्लिनेशन है, और इंक्लिनेशन का टेंजेंट जब कैलकुलेट होता है तो स्लोप ऑफ द लाइन आता है, करेक्ट? स्लोप ऑफ द लाइन का मतलब हम m से नॉर्मली डिनोट करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा ही है, दीज आर द स्लोप। अगर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं, देखिए, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग डाउन द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। फर्दर, अगर लाइन इक्वली इंक्लाइन टू कोऑर्डिनेट एक्सिस है, अगर क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि line is equally inclined, line equally inclined, line is equally inclined to coordinate axes. If line is equally inclined to coordinate axes, then what does it mean? If line is equally inclined to coordinate axes, then what does it mean? अब देखो, अगर line equally inclined to coordinate axes होगी तो या तो आपके पास ये situation होगा, when we say that line is inclined at the same angle with the coordinate axes, इसका मतलब है वो दोनों coordinate axes के साथ same angle बना रही है, right? Another line that we can have is this side as well. देखो, ये थीटा है, ये angle भी थीटा है, right? Angle का मतलब क्या होता है? When you are finding angle between two lines, it is actually the acute angle between the two lines. So ये दो red और yellow lines are possible, from which it is very much clear that slope will have the value plus or minus 1. तो ये आपको ध्यान रखना है. Language of the question में, if they are just writing equally inclined to coordinate axes, take both the slopes, m is equals to 1, m is equals to minus 1, and then only you have to proceed. ठीक है? ऐसा ही एक और सिचुएशन इसमें आता है स्लोप में, तो वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर ही देती हूँ, क्योंकि स्लोप में इतना सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है. तो लेट्स टॉक अबाउट दैट पॉइंट एज वेल. In the question, if they write that line is making equal intercept, okay, if they are writing that the line is making equal intercepts with the coordinate axes, if the line is making equal intercepts with the coordinate axes, then what all you have to take is equal intercepts का मतलब होता है कि you are talking about distance along with sign. Actually, intercepts में we use the sign convention also. तो इसीलिए आपके पास क्या रहेगा? If they are saying equal intercept, इसका मतलब या तो line is making +1+1 intercept, या फिर +2+2 इंटरसेप्ट, या फिर दोनों ही इंटरसेप्ट एक साथ नेगेटिव आ रहे हैं, बट इक्वल लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट है. तो स्लोप को हम सिर्फ और सिर्फ क्या ले पाते हैं? देखो जरा, ये वाली सिचुएशन आती है, यहाँ पे पॉजिटिव इंटरसेप्ट, यहाँ पे पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट, दोनों इक्वल होंगे तो स्लोप सिर्फ और सिर्फ क्या पाएगा? -1. एंड वन मोर केस इज टू बी टेकन हियर इज लाइन passes through origin, right? Line passes through 0,0. Do not forget this case, because नॉर्मली हम इतना ही याद रखते हैं कि स्लोप में अगर इक्वल इंटरसेप्ट्स दे दिए गए हैं तो स्लोप सिर्फ -1 होगा. ये तो एक केस है कि when slope is -1 you will have equal intercept. But just see, if the line is passing through origin, then also they are having the equal intercept. Both of them are having the 0,0 intercept. So that case should not be missed out. In case they are using the language equal intercepts in magnitude, equal intercepts in magnitude, that means only magnitude wise you are talking about. If you're only talking about magnitude of the intercept, then slope will be +1, it will be -1, and the third case will be line will pass through origin. Line will pass through origin. ठीक है? ये 3 डिफरेंट केसेस हैं. आई एम नॉट सेइंग कि आपको लाइन ओरिजिन से पास करनी है और स्लोप को +-1 लिखना है, बिल्कुल भी नहीं. आप m को +1 -1 ले सकते हैं. एक केस +1 का होगा, एक -1 का होगा, और थर्ड केस बनेगा व्हेन द लाइन पासेस थ्रू 0,0. ठीक है? तो ये 3 केसेस बनते हैं इन द सेकंड सिचुएशन. So keep this thing in mind. What they have written in the question, read the language properly, then only interpret the slope, and then you can proceed with that. ठीक है? तो ये रहे different forms of the straight line जिसपे questions frame होते हैं, और these forms are like easy one. You just have to go through it once. जहां पे भी क्वेश्चन में हमें जरूरत पड़ेगी हम प्रॉपरली उसे डिसाइड करेंगे कौन सी फॉर्म यूज करनी है, एंड क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा. ठीक है? The third point that we are revising is position of point with respect to line. I'm just scrolling it down. You just read it. Pause the video if you feel like, and then read all these important points. कैसे निकालते हैं position of point with respect to line? 2 points होने चाहिए. अगर 2 नहीं है तो दूसरा reference point of origin ले लेते हैं और origin के respect में बात की जाती है. 2 points है, line का equation है. So what you are going to do is, आप क्या करेंगे? पहला पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, लाइन, दोनों पॉइंट्स को लाइन की इक्वेशन में लिखेंगे. You just have to calculate these 2 values. ठीक है? And after that, what we have to do is, दोनों का साइन कंपेयर किया जाता है.
यानी अगर आप कहते हैं कि इन दोनों एक्सप्रेशन का सेम साइन है तो पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू लाइन विल लाई ऑन द सेम साइड। अगर दोनों का ऑपोजिट साइन आ रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू द लाइन पॉइंट्स पी एंड क्यू आर गोइंग टू लाई ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द लाइन। ठीक है, इस तरह से हम पॉइंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू लाइन चेक करते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन कैलकुलेट करना है। दिस इज द फॉर्मूला, डू नॉट फॉरगेट द मॉड्यूलस साइन बिकॉज इन केस न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तो मॉड्यूलस हटाने का मतलब लोकस प्रॉब्लम्स में यू आर मिसिंग आउट सर्टेन केसेस। मॉड्यूलस मत भूलिए, पॉजिटिव है तो अपने आप वो पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। ठीक है, बट डू नॉट फॉरगेट द मॉड्यूलस वैल्यू और मॉड्यूलस साइन। एंगल बिटवीन टू लाइंस, हाउ डू वी फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। सपोज ये दो लाइंस दी गई है, इनके स्लोप्स हमने देख लिए, एक का स्लोप m1 है, एक का स्लोप m2 है। इन केस यू वांट टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन देम, क्या एंगल आता है? थीटा इज द एंगल जो मैंने ले रखा है इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल, इफ इट इज थीटा। ठीक है, ये हम एक्यूट एंगल की बात करते हैं जब भी एंगल बिटवीन टू कर्व्स कैलकुलेट होता है, हम एक्यूट एंगल पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ठीक है, तो अगर एक्यूट एंगल थीटा लिया गया है तो tan थीटा के लिए फॉर्मूला बनता है मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम कुछ रिजल्ट्स भी निकालते हैं और इससे याद भी रखते हैं। जैसे कि पहला है, अगर स्लोप्स इक्वल है तो लाइंस आर पैरेलल, करेक्ट। इसीलिए कभी भी अगर आपको एक लाइन लिखनी होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 के पैरेलल, तो आप क्या करते हो, उसका वेरिएबल सेक्शन एज इट इज लिखते हो, कांस्टेंट को चेंज कर देते हो। तो दीज आर पैरेलल लाइंस व्हिच आई हैव रिटन ओवर हियर, राइट। अगर m1 m2 प्रोडक्ट -1 है, the product m1 m2 is -1, 100% the lines are going to be perpendicular to each other. Perpendicular to each other, slopes का प्रोडक्ट -1 का मतलब ये निकलता है कि अगर ये लाइन लिया तो आपको परपेंडिकुलर लाइन के लिए जस्ट x एंड y के कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज करना होगा और किसी एक का साइन चेंज करना होगा। लाइक आई हैव रिटन bx माइनस ay, a और b में से एक का साइन चेंज किया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इन केस स्लोप्स का सम 0 आ जाता है, दो लाइंस आपके पास है, दोनों में स्लोप्स आपको पता है, बट व्हेन यू ऐड देम टुगेदर यू आर गेटिंग द वैल्यू एज 0, then we will say that lines have supplementary inclination. That means if a line is inclined at an angle theta, the other line is going to incline at an angle pi minus theta. ठीक है, that's why you are getting the sum of the slopes as 0. आप ये भी कह सकते हो कि सिचुएशन में लाइन इक्वली इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस होती है, जो दो लाइंस होंगी दोनों एक्स एक्सिस के साथ इक्वल एक्यूट एंगल बना रही होंगी। ठीक है, एंड इस पर्टिकुलर सिचुएशन में होता क्या है, अगर आप उन दोनों लाइंस के एंगल बाइसेक्टर्स की बात करते हो तो एंगल बाइसेक्टर्स are going to be parallel to coordinate axes. You will always get them parallel to coordinate axes. Converse is also true. ठीक है, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे, नॉट जस्ट फॉर जेईई मेंस, ये तो एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इंटरप्रिटेशन ध्यान रखिए कि if the lines are making equal angle with the x-axis, इक्वल एंगल विद एक्स एक्सिस, पर्टिकुलरली सप्लीमेंट्री इंक्लिनेशन को हम लोग ज्यादा स्ट्रेस देंगे क्योंकि इक्वल इंक्लिनेशन का मतलब पैरेलल लाइंस भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर लाइंस का सप्लीमेंट्री इंक्लिनेशन है तो इन दैट केस एंगल बाइसेक्टर ऑफ द टू लाइंस विल बी पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, तो ये हमारे पास लिखा हुआ है m1 m2 प्रोडक्ट इज 1। इन केस प्रोडक्ट m1 m2 1 आ जाता है तो दो लाइंस के इंक्लिनेशन कैसे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। द टू लाइंस आर गोइंग टू हैव द कॉम्प्लीमेंट्री इंक्लिनेशन, आपको कॉम्प्लीमेंट्री इंक्लिनेशन मिल रहे होंगे। ठीक है, चलिए आ जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज अबाउट द कॉन्करेंसी ऑफ थ्री लाइंस। तीन लाइंस के कॉन्करेंसी की क्या कंडीशन होती है। तो इन केस दे आर राइटिंग लाइक फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लाइन आर कॉन्करेंट, तो आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। द डिटर्मिनेंट, कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट जो हम यहाँ लिखेंगे दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हम स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख लेंगे द मोमेंट दे आर राइटिंग दैट थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द कन्वर्स रिलेशन, if determinant value is turning out to be 0, then what are the possibilities? उस केस में पॉसिबिलिटीज होती हैं कि या तो लाइंस पैरेलल होती हैं, ऑल द थ्री लाइंस आर पैरेलल, और अदरवाइज दे आर कॉन्करेंट। सो बी केयरफुल व्हेन यू आर गोइंग इन द रिवर्स डायरेक्शन। दैट मीन्स इफ यू हैव द डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 एंड यू हैव टू इंटरप्रेट अबाउट द लाइंस पैरेलल या कॉन्करेंट, ये दोनों सिचुएशंस हम चेक करेंगे एंड देन फाइनल आंसर को इंटरप्रेट किया जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइंस में भी कौन सी फैमिली हम लोग कंसिडर करते हैं,
हम वो फैमिली ऑफ लाइंस देखते हैं विच आर पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने ये मान लिया कि एक लाइन हमारे पास ये रही सेकेंड लाइन। इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली एनी लाइन, इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली एनी लाइन विल ऑलवेज बी रिटन इन दिस फॉर्म, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस तरह से लिखी जाती है इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस। अब लैम्डा निकालने के लिए कुछ ना कुछ एडिशनल कंडीशन डेफिनेटली क्वेश्चन में दिया जाएगा, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वी विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड विल कंप्लीट द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ स्पेशल केसेस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि अगर एक पैरेललोग्राम आपको दिया गया है जिसमें चारों साइड्स का इक्वेशन है, देन डायगोनल्स की इक्वेशन कैसे लिखोगे? इफ यू आर राइटिंग डाउन द डायगोनल AC, तो आपको क्या करना है, AC के वन साइड पे जो दो लाइंस है लाइक U1 एंड U2, आप उसका प्रोडक्ट लो। AC के ऑपोजिट साइड में जो दो लाइंस है उनका प्रोडक्ट लो और सब्ट्रैक्ट कर दो। U1 U2 minus U3 U4 will give me the equation of the diagonal AC. Similarly, you can write down the equation of BD. BD भी बिल्कुल इसी तरह लिखा जाता है। BD के एक तरफ आपके पास दो लाइंस है U1 U4 का, you take the product, U2 U3 you take the product, subtract them to get the answer, equation of line BD। ठीक है, तो इस तरीके से हम डायगोनल्स का इक्वेशन लिख सकते हैं। ऑल द कैलकुलेशन पर्पस के लिए मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप ऐसे डायगोनल लिखो, बिकॉज सी U1 into U2 का मतलब होगा 3/3। आपके पास टोटल 9 टर्म्स का प्रोडक्ट या एक्सपेंशन आ रहा होगा, माइनस अनदर 9 टर्म्स विल बी डन। so it is going to be little lengthy, कैलकुलेशन पर्पस के लिए ये फिट नहीं बैठता है, बट यस if the option comes directly in this form, definitely you should know this and should be able to select this option। ठीक है, इसी तरह एक और स्पेसिफिक केस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो दूसरा स्पेसिफिक केस है अगेन फॉर अ पैरेललोग्राम, वो ये है कि ये देखो ये दो पैरेलल लाइंस है, द अदर सेट ऑफ पैरेलल लाइंस आर ओवर हियर। नोटिस करने वाली बात ये है कि यहाँ C1 और ये भी C1 है, दोनों कॉन्स्टेंट्स C1 आ रहे हैं, एंड सिमिलरली ये दोनों C2 आ रहे हैं। तो पैरेललोग्राम की चारों साइड्स पता है, बट व्हेन यू राइट डाउन ऑल द फोर साइड्स यू कैन नोटिस द स्पेसिफिक पैटर्न कि आपके पास U1 एंड U4 जो दो एडजेसेंट साइड्स थी ना उनके कांस्टेंट सेम है, एंड देन U3 U2 के भी कांस्टेंट C2 सेम आ रहे हैं। अगर ऐसा है तो हाउ यू आर गोइंग टू राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स? तो सबसे पहले हम बात करें अगर AC डायगोनल की, तो आप क्या करोगे, आप चेक करोगे AC ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉइंट A या फिर कहिए C, एनी वन पॉइंट, तो मैंने A ले लिया। AC originates from the point A and these two equations of the line have different constants. उनका constant same नहीं है, ये C1 and C2 है। अगर different constant आ रहा है of the two lines originating from the vertex A, then you are going to add them together to get the equation of diagonal। आप diagonal की equation लिखने के लिए दोनों को add कर दो। ठीक है, आप चाहो तो U1 और U2 को ऐड करो, इसी तरह अगर C से स्टार्ट करते हो तो आपको ऐड करना होगा U3 एंड U4 को। सो जस्ट ऐड U3 एंड U4, यू विल बी गेटिंग द इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC। कमिंग टू द डायगोनल BD, अभी BD डायगोनल कैसे लिखना है, तो आप BD डायगोनल पर जाओगे, लाइक मैंने स्टार्ट किया पॉइंट D से ओरिजिनेट होने वाली दो साइड्स के कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर किया, दे आर सेम। इफ द constants are same, then you just have to subtract them together to get the equation of BD। So हमें U1 and U4 को subtract करना होगा, subtract करते ही आपके पास BD diagonal का equation आ जाएगा, और इसी तरह आप U2 and U3 को subtract करके भी आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से diagonals of parallelogram लिखे जाते हैं। स्पेशल केसेस में मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, अगर आपके पास है तो डायरेक्ट आंसर टू द डायगोनल भी लिखा जा सकता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सिचुएशन पर। फैमिली ऑफ लाइंस में एक ये इस तरह का क्वेश्चन भी काफी फेमस है फॉर ITJ एडवांस एज वेल एज मेंस। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एज अ क्वेश्चन नॉर्मली आता है, बट मैंने इसे यहाँ पे आपको रिवाइज करवाने के लिए लिख दिया है, जनरल अप्रोच क्या रहनी चाहिए आप लोगों की फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो होगा क्या, दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द इक्वेशन ऑफ आइदर मिरर और द नॉर्मल। ठीक है, या तो मिरर या नॉर्मल का इक्वेशन दिया जाता है, दिस इज द मिरर, दिस इज द नॉर्मल। तो अभी मैंने नॉर्मल का इक्वेशन लिखा हुआ है, यानी हमें नॉर्मल का इक्वेशन दे दिया गया है। Then they are writing down the equation of the incident ray. They have given us the equation of incident ray. तो एक इंसिडेंट रे हो गया, दूसरा हमारे पास या तो कहिए नॉर्मल का इक्वेशन है या मिरर, किसी भी एक का इक्वेशन दिया जाएगा।
एंड द क्वेश्चन सेज यू नीड टू गेट द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, यानी हमें दूसरी ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, इसका इक्वेशन चाहिए. हाउ यू आर गोइंग टू डील विद दिस क्वेश्चन? टू सॉल्व दिस क्वेश्चन द बेस्ट अप्रोच इज फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स. आप इसे फॉलो करिए, आपका कैलकुलेशन पार्ट भी बहुत कम हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू गेट योर आंसर वेरी क्विकली. ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप इस बाइसेक्टर लाइन को, ये जो बाइसेक्टर सॉरी ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इस रिफ्लेक्टेड रे को यूजिंग फैमिली ऑफ लाइन्स इस तरह से लिखोगे. Because reflected ray, as you can see, is passing through the point of intersection of incident ray and the normal. That's why reflected ray can be written as L1 plus lambda L2. Keep this thing in mind that lambda ko you have to keep with the equation of normal. You keep it with the equation of normal to reduce your calculation part. ठीक है, इसे याद रखेंगे कि आपको लैम्डा को किसके साथ रखना है, इक्वेशन ऑफ मिरर या फिर कहिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के साथ रखेंगे. ओके, अभी क्या करना है, अब लैम्डा कैसे निकालेंगे? तो लैम्डा निकालने के लिए यू जस्ट हैव सीन दैट इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, दैट्स व्हाई नॉर्मल इज गोइंग टू बी द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दीज टू रेज. एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब एंगल बाइसेक्टर पे किसी भी पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ x1 y1 लिखो. So any point on the bisector line, the green line, the normal line, P x1 y1, cut distance from the incident ray and the reflected ray is going to be same. सही है ना, आपके पास एंगल बाइसेक्टर है ग्रीन लाइन, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस P1 एंड P2 आएंगे दे आर गोइंग टू बी इक्वल, वो दोनों इक्वल आ रहे होंगे. ठीक है, आपको यही कॉन्सेप्ट यूज करना है. यानी दो लाइंस हो चुकी है, L1 प्लस लैम्डा L2 है, आप इस लाइन से डिस्टेंस निकालेंगे पॉइंट का. दूसरा आप इंसिडेंट रे L1 से डिस्टेंस निकालेंगे पॉइंट का. दोनों को इक्वेट करते ही हमारा आंसर रेडी हो जाएगा. ठीक है, लैम्डा आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे तैयार हो जाएगी. तो ये वो मेथड है जिसमें सबसे कम कैलकुलेशन पार्ट जाता है, तो बेटर फॉलो दिस मेथड. ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर. जो नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग लेने जा रहे हैं दैट इज इमेज कॉन्सेप्ट. ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी काफी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं. तो इमेज का कॉन्सेप्ट मैंने आपको 3D में भी सिखाया था. तो क्या है इमेज का कॉन्सेप्ट? यहाँ पे लाइन मिरर होगा, प्लेन तो है नहीं, 3D में हम बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ लाइन मिरर होगा. पॉइंट P है, आपको रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्शन के बाद पॉइंट P डैश के कोऑर्डिनेट्स चाहिए. कॉन्सेप्ट क्या है वो याद कर लेते हैं. आफ्टर दैट फॉर्मूला भी होता है जो आप यूज करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो. आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू टू लर्न दैट फॉर्मूला एज वेल. ठीक है, वो टाइम सेव कर देता है, तो आप फॉर्मूला भी लर्न कर लीजिए. तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए हमेशा कि PP डैश इज परपेंडिकुलर टू द मिरर. ऑब्वियसली अगर P डैश P की इमेज है तो PP डैश इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू द लाइन मिरर. Secondly, because P dash is the image of P, that's why PP dash will always be bisected by the line mirror. जो PP dash का perpendicular bisector होगा, it is going to be nothing else but the line mirror. ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आप कभी भी इक्वेशन ऑफ इमेज या फिर कहिए रिफ्लेक्टेड और पॉइंट जो है उसका कोऑर्डिनेट्स निकाल पाएंगे. ठीक है, यूजिंग दीज कॉन्सेप्ट्स ओनली वी हैव अ डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर गेटिंग द इमेज ऑफ अ पॉइंट P. तो कैसे निकालेंगे इमेज ऑफ अ पॉइंट P? उसके लिए हमारे पास होगा x माइनस x1 अपॉन a. लाइन की इक्वेशन आप देख सकते हो, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0. तो x1 y1 के इमेज के लिए आपको फॉर्मूला लिखना है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b इज माइनस 2 टाइम्स. ये 2 लिखना है, अगर आप 2 नहीं लिखोगे तो फॉर्मूला फुट ऑफ परपेंडिकुलर का बन जाता है. ठीक है, अगर यहाँ 2 की जगह 1 होता है ना तो हमें ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर f के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं. ओके, तो माइनस 2 लिखना जरूरी है. After that you can see आपने coordinates को लाइन की इक्वेशन में डाल दिया है. Denominator is a square plus b square. So this is how we write down directly the coordinates of image of a point in a line. ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसी इमेज कॉन्सेप्ट में मैं आपको बताती हूँ. जैसे कि ये रहा फर्स्ट पॉइंट कि इन केस आपके पास स्लोप ऑफ द लाइन +1 या -1 है तो यू शुड बी वेरी हैप्पी बिकॉज इमेज निकालने के लिए आपको कोई फॉर्मूले पे नहीं जाना है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिख पाओगे. अगर स्लोप +1 या -1 है तो आपको कैसे इमेज मिलेगी? सपोज ये लाइन दी गई है विद द स्लोप +1 एंड यू हैव टू गेट द इमेज ऑफ x1 y1. क्या करने वाले हैं आप सबसे पहले x को x1 लिखोगे और y के लिए सॉल्व करोगे. y आ जाता है x1 प्लस c, यानी इमेज का y कोऑर्डिनेट इज x1 प्लस c1. ठीक है, इसी तरह y को लिखो y1 एंड सॉल्व इट फॉर x के लिए सॉल्व कर रहे हैं, इमेज निकालनी है तो x आता है y1 माइनस c1. तो ये रही इमेज ऑफ द पॉइंट x1 y1 इन दिस लाइन. सेम कॉन्सेप्ट विद द नेगेटिव स्लोप -1 भी चलता है. आप इसमें पहले x को x1 लिख दीजिए तो आपको y का वैल्यू मिल रहा है. y यानी द y कोऑर्डिनेट ऑफ द
इमेज। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज कितना आ रहा है, c1 माइनस x1। अब x कोऑर्डिनेट चाहिए तो आप यहाँ y को लिख लीजिए y1, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x। जैसे ही आप x के लिए सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा c1 माइनस y1। तो ये हमारे पास आ गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट x1, y1 इन दिस लाइन। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, बाइसेक्टर लाइंस। बहुत फ्यू क्वेश्चंस मैंने देखे हैं इस पर बनते हुए, तो हम लोग एक बार फिर भी क्विकली रिवीजन तो कर ही लेते हैं इसका। अगर दो लाइंस लिखी है, b1 b2 बाइसेक्टर है, तो कैसे लिखना है, आप इसे आराम से एक बार थॉरली रीड कर लीजिए। पॉज करके स्क्रीन को आप इसे रीड करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने स्टेट किया हुआ है हाउ टू राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो है हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर एंड द बाइसेक्टर नॉट कंटेनिंग ओरिजिन। तो बेसिकली कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं यहाँ पे। दोनों लाइंस को आप वापस इस तरह लिखते हो कि जो कांस्टेंट टर्म्स है ना, जो कांस्टेंट टर्म्स आपके पास है वो दोनों पॉजिटिव हो जाए। जब दोनों एक बार पॉजिटिव हो गई तो आप बाइसेक्टर लाइंस लिखना शुरू करोगे। एंड आफ्टर राइटिंग डाउन दी बाइसेक्टर लाइंस यू चूज द प्लस साइन वाला आंसर। The plus sign वाला answer will give you the bisector containing the origin. And bisector containing the origin doesn't mean that bisector is passing through the origin. Okay? Bisector is passing through the origin नहीं है इसका मतलब। Suppose ये bisector B1 and B2 है, lines मेरे पास है L1 and L2। Suppose origin यहाँ है, see origin ना तो line पर है ना bisector line पर है, तो which one is the origin containing bisector? The bisector of the region containing the origin is called origin containing bisector। तो हमारा आंसर फॉर दिस फिगर क्या आ जाएगा, B1। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए, origin containing bisector का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि origin is lying on the bisector line। It only means that you have to consider the bisector which is bisecting the region containing the origin। ठीक है, तो यहाँ मेरा आंसर B1 सिलेक्ट किया जाएगा। कैसे लिखना होगा, rewrite the equation by making their constant terms positive, then write down the bisectors and select the plus sign वाला आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू चेक फॉर एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। अब एक्यूट ऑब्ट्यूज के लिए क्या करना है, इनकेस ओरिजिन किसी भी लाइन पर लाइन नहीं कर रहा है ना, आपके पास अगर L1 L2 लाइंस हैं और ओरिजिन से पास नहीं हो रही हैं, तो बेस्ट अप्रोच होती है जो हमने यहाँ पे अभी स्क्रीन पे हम देख रहे हैं। कौन सी है बेस्ट अप्रोच, कि आपको फिर से लाइंस को लिखना है। आप कॉन्स्टेंट C1 C2 पॉजिटिव बना दीजिए फिर से। ठीक है, उसे पॉजिटिव बनाकर लिखिए। And after that, you just go and calculate A1 A2 plus B1 B2. Just notice A1 into A2, B1 into B2. आपको ये कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद इसका साइन डिसाइड करेगा क्या आंसर लिखना होगा। जैसे कि अगर A1 A2 plus B1 B2 नेगेटिव आ गया तो you will find that origin containing bisector will be acute। यानी आप जिस तरह origin containing bisector लिखते हो ना, बिल्कुल उसी तरह bisector लिखो और वही bisector लाइन मेरा आंसर हो जाएगी फॉर acute angle bisector। यानी इस सिचुएशन में द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर विल कम व्हेन यू सिलेक्ट दैट पॉजिटिव साइन वाला आंसर आफ्टर मेकिंग द कांस्टेंट टर्म्स पॉजिटिव। सिमिलरली अगर A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव आ गया तो आप देख लो ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर आपको अब क्या मिलेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमें ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिल जाता है। ऑल्टरनेटिव वे क्या हो सकता है फॉर एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। इफ द लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन देन व्हाट यू हैव टू डू, इन दैट केस you select any one line का equation, name it as L1, select any bisector line का equation, name it as B1। after that you just need to calculate tan theta, the angle between them। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल निकाल लीजिए, एक्यूट एंगल ऑब्वियसली निकालना है, मॉडुलस tan theta कैलकुलेट करेंगे। अगर वो लेस देन 1 है, इन दैट केस द सिलेक्टेड बाइसेक्टर जिसका नाम हमने B1 रखा वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा। और अगर मॉडुलस tan थीटा ग्रेटर देन 1 है देन B1 इज गोइंग टू बी द ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, उस सिचुएशन में जो B1 होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये दो मेथड इनफ है टू आइडेंटिफाई और डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, a line equally inclined to the given two lines। ये भी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जेईई एडवांस के लिए, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। काफी क्वेश्चंस जेईई एडवांस में फ्रेम किए गए हैं इस कॉन्सेप्ट को लेकर। क्या लिख रहे हैं हम लोग, हम लिख रहे हैं a line equally inclined, a line equally inclined to coordinate axes नहीं लिखा है, equally inclined to these two lines लिखा है।
यानी एक लाइन है जो दोनों गिवन लाइंस के साथ इक्वल एंगल बना रही है, देन फॉर दैट लाइन द स्पेसिफिक और वी कैन से उसका प्रॉपर्टी क्या रहेगा, द प्रॉपर्टी विल बी इट इज गोइंग टू बी पैरेलल टू द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ दीज टू लाइंस। आप इन दोनों लाइन के एंगल बाइसेक्टर्स को ड्रॉ करो, वो एंगल बाइसेक्टर्स पैरेलल टू द रिक्वायर्ड लाइंस होंगे। यानी एक तरह से मुझे स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन मिल जाएगा, और जो भी पॉइंट है क्वेश्चन को रीड करके हम उस पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे, दैट इज होमोजेनाइजेशन। अगेन होमोजेनाइजेशन एज सच नथिंग इज रिटन इन द सिलेबस रिगार्डिंग दिस, बट इस क्वेश्चन तो फ्रेम हो ही जाते हैं, स्पेशली जब आपका सेकंड डिग्री कर्व आ जाता है, एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है। यानी अगर एक सेकंड डिग्री कर्व है, एक स्ट्रेट लाइन है जो एक दूसरे को ए बी पर इंटरसेक्ट करते हैं, देन joining AB with origin will give me pair of straight lines OA and OB, और उसकी कंबाइन इक्वेशन लिखने का जो तरीका है दैट इज कॉल्ड होमोजेनाइजेशन। हम किस तरह से ON-OB की कंबाइन इक्वेशन लिख सकते हैं? तो ON-OB की कंबाइन इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सेकंड डिग्री कर्व को होमोजेनाइज करना होगा। आप इस सेकंड डिग्री कर्व को होमोजेनाइज करेंगे। होमोजेनाइज करने का मतलब ईच एंड एवरी टर्म का डिग्री सेम बनाया जाएगा। कैसे बनाया जाएगा? विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन। अब इस लाइन में आप क्या करते हो, आप बेसिकली इस लाइन को इस तरह से रीराइट करते हो। ठीक है, हम इस तरह से लिखते हैं। अब देखो ये लिखा हुआ 1 है, हम इस 1 की हेल्प से इस सेकंड डिग्री कर्व की डिग्री को रेज करते हैं। लाइक फर्स्ट 3 टर्म्स की डिग्री ऑलरेडी 2 है, तो आपको उसे टच नहीं करना है। नेक्स्ट 2 टर्म्स की डिग्री लीनियर है, तो मैंने उसे एक 1 से मल्टीप्लाई किया। एक 1 का मतलब आप देख सकते हो कि जब आप दोनों को प्रोडक्ट लोगे तो डिग्री 2 का होमोजीनियस एक्सप्रेशन बन जाएगा। Then we have the constant term c. To raise its degree to 2, what you have to do is you just need to write down lx plus my upon minus n का whole square. ठीक है, हमने whole square क्यों लिखा? So that degree 2 यहाँ पर बन जाए। तो ये है homogenization का process। क्यों किया जाता है homogenization? Whenever you feel like that you need to write down the equation, combine equation of lines joining origin to A and B. You need homogenization. हमें homogenization की जरूरत पड़ेगी उस सिचुएशन में। ठीक है, तो आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। व्हाट यू कैन डू इज इफ यू हैव टू रिवाइज इट, जस्ट स्क्रीन को पॉज करिए, एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, एंड देन वी कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन। तो थ्रू PYQs हम लोग देखेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स किस तरह से पूछे जाते हैं और हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, रीड करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें 3 पॉइंट्स ABC दिए गए हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं उसे ट्रेस करना भी। हमें 3 पॉइंट्स दे दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है -1, द पॉइंट इज A, द सेकंड पॉइंट इज 3, 4, सो 3, 4 यानी ये रहा B, दिस इज 3, 4, एंड द थर्ड पॉइंट इज 2, 0, तो ये रहा पॉइंट 2, 0, इसका नाम है C। ठीक है, तो ये रही हमारे पास 3 पॉइंट्स एंड द ट्राइंगल ABC आई कैन सी हियर। Another line y is equals to mx intersects the lines AC and BC. तो मैंने क्या किया, मैंने AC and BC को ज्वाइन कर दिया पहले। ये हमारी फर्स्ट लाइन हो गई और ये रही BC लाइन। ठीक है, AC BC ये रहे, और एक लाइन है which is passing through origin which intersect these two lines at P and Q. AC and BC को PQ respectively पे कट करती है। Let A1 and A2 be the area of triangle ABC. तो ABC का एरिया A1 दिया गया है, ABC का एरिया हमारे पास है A1, एंड सेकेंडली वी हैव द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC। PQC का मतलब ये इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, राइट? इस ट्राइंगल का एरिया इज A2। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2? A1 is 3 times A2, or you can say that A2 is nothing but A1 by 3. Then you need to get the value of M. यानी देखो सिंपल कॉन्सेप्ट्स को यूज करके फ्रेम किया गया क्वेश्चन, आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव करिए, आंसर निकालिए। यानी कैसे आंसर निकालोगे? सबसे पहले तो मैं P and Q के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगी। हाउ वी आर गोइंग टू गेट दैट? सो फॉर दैट आई नीड द इक्वेशन ऑफ AC। कैन वी राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ AC? यस एब्सोल्युटली, बिकॉज वी हैव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एज वेल एज C। तो चलिए लिख देते हैं, इट विल बी y minus 0 is equals to 1 minus 0 upon -1 minus 2 multiplied by x minus 2। यानी क्या इक्वेशन आ गई है? दिस इज x plus 3y minus 2 equals to 0। I'm solving it with y is equals to mx just to get the coordinates of the point P. आपने y को mx लिखा तो x coordinate आता है 2 upon 1 plus 3m, while the y coordinate will become 2m upon 1 plus 3m. ठीक है,
Similarly, you need to write down the equation of BC because you want the coordinates of point Q. BC कैसे लिखोगे? Y minus 0 is equals to slope of the line 4 minus 0 upon 3 minus 2 multiplied by x minus 2. क्या है equation of line? It is 4x minus y is equals to 8, or you can write minus 8 equals to 0. Now I have to solve it with y is equals to mx. हर y को mx से replace किया, x के लिए solve किया, and it turns out to be 8 upon 4 minus m. यानी q के coordinates आप क्या लिख सकते हो? It will be 8 upon 4 minus m, comma 8m upon 4 minus m. This is how we write down the coordinates of the point q. अब क्या चाहिए? a1 a2 चाहिए. तो सबसे पहले मैं बात करूंगी area a1 की. Area a1 का क्या मतलब हुआ? All the three vertices are given to us. So we just need to find out the area of the triangle, which we can write as minus 1, 1, 1, 3, 4, 1, 2, 0, 1, and 1 by 2 you can see outside the determinant sign. Expand it to get the answer. अभी expand करेंगे तो क्या answer आता है? चलो check करते हैं. 2 times. I'm expanding it corresponding to third row. So it will be 2 times 1 minus 4. Right? It will be 1 minus 4. After that 0 is fine. And then I need to write down plus 1 multiplied by minus 4 minus 3. Okay, put it inside the modulus sign. And what we are getting here is 1 by 2 modulus of 6. And this is plus 7. Right? 6 plus 7. This is what we are getting. अच्छा, अब ये 6 plus 7 का क्या मतलब हुआ? ये हो गया 13 by 2. Right? हमें क्या आंसर मिल रहा है? This is 13 by 2. Okay, 13 by 2 का क्या मतलब हुआ? 13 by 2 का मतलब ये है कि ये a1 की वैल्यू आ रही है हमारे पास. ठीक है, दिस इज नथिंग बट a1. दिस इज a1. अब अगर a1 13 by 2 है तो कैन वी गेट द वैल्यू ऑफ a2 एज वेल? क्या हम a2 निकाल सकते हैं? बिल्कुल a2 निकाल सकते हैं, बिकॉज a2 के लिए क्या कहा गया है? दिस इज a1 by 3, यानी आप इसे लिख लो 13 by 6. इसे हम 13 by 6 लिखेंगे. बट हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट a2? a2 भी तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ही है, तो चलिए लिख लेते हैं. इट विल बी 1 by 2. a2 I'm writing 1 by 2, x1 y1 1. I'm just putting x1 here, but we know what is x1. ये रहा x1, ये mx1 है. I'm going to write it as x2 mx2. Just for convenience purpose, I'm writing it like this. बड़े expressions नहीं लिखना चाहती मैं यहाँ पे. Then we have x2 mx2 1. Third vertex is c, so 2 0 1. You can take this m common from the second column. Then you can subtract first column and second column. That means you will be left out with m2. First column will become 0, 0, 2. Second column as it is x1, x2, 0, 1, 1, 1. यानी क्या बन रहा है ये? This is m by 2 multiplied by, if you expand it corresponding to first column, then it is going to be 2 times. And then we have x1 minus x2. Keep it inside the modulus sign. इसे modulus में रखेंगे, 2 को cancel करेंगे. ठीक है? What is x1 and x2? Now I can keep the value here, and I also know exactly what is the value of a2. तो एक बार x1 x2 लिखते हैं, फिर हम proceed करेंगे. तो हमारे पास x1 कितना है? 2 upon 1 plus 3m. x2 कितना है? 8 upon 4 minus m. And the value is 13 by 6. Correct? Solve करेंगे इसे. LCM लेकर लिखते हैं. This is going to become m times 8 minus 2m minus 8 minus 24m whole divided by 4 minus m multiplied by 1 plus 3m. What is the value? 13 by 6. ठीक है, कंटिन्यू करते हैं इसे. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टर्म्स को प्रॉपर्ली अरेंज कर दीजिए. We will be getting m times minus 26m. 8 got cancelled. हमारे पास 8 जो है वो कैंसिल हो चुका है. Multiplied by 6 on the right hand side 13 times. Now you can see that we can write it as minus 3m square. Then what do we have is 12 minus 1 यानी plus 11m आ जाएगा. And then we have plus 4. Then we have plus 4. ठीक है, ये 13 ऐसे cancel कर रहा है. And anything else that we can cancel is nothing. So minus 12m square
On the right hand side minus 3m square plus 11m plus 4. ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन रही है. हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सारी टर्म्स एक तरफ लिख लेते हैं जरा. ठीक है, हमारा मॉड्यूलस साइन हमने रिमूव कर दिया, उसे प्लस माइनस करके जरूर लिख लीजिए क्योंकि ये मॉड्यूलस था तो इट विल बी प्लस एंड माइनस. ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना बनेगा, मैं प्लस एंड माइनस करके यहाँ पे लिख देती हूँ. अब प्लस एंड माइनस करके लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, आपके पास एक चीज हम लोग क्वेश्चन से जो देख सकते हैं वो ये क्लियर है कि P का x कोऑर्डिनेट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी लेस देन दैट ऑफ द x कोऑर्डिनेट ऑफ Q. ठीक है ना, तो अगर मैंने P को x1 लिखा है तो x2 माइनस x1 इज एक्चुअली गोइंग टू बी पॉजिटिव. तो हमें केसेस नहीं लेने पड़ेंगे, वेरिफिकेशन हमने पहले ही फिगर देख के कर लिया. x2 माइनस x1 इज पॉजिटिव यानी x1 माइनस x2 तो नेगेटिव है. अब नेगेटिव है का मतलब ये हुआ कि जो मैंने प्लस माइनस साइन लगाया है इसमें से मुझे सिलेक्ट करना होगा ओनली नेगेटिव साइन. व्हाई नेगेटिव साइन, क्योंकि हमने मॉड्यूलस x1 माइनस x2 लिखा हुआ है. टू मेक इट पॉजिटिव यू जस्ट नीड अ नेगेटिव साइन इन फ्रंट ऑफ इट. ठीक है, चलिए सारी टर्म्स हम एक तरफ कलेक्ट कर लेते हैं. इट इज नाउ बिकमिंग लाइक 3 and 12. So 15m square I can write. Then we have minus 11m minus 4 equals to 0. When you solve this equation, you will be getting two values of m. One is minus 4 by 15, the other one is plus 1. But as in the question, it is given that m is positive. I'll select this value of m and will discard this one. तो हमारा डिस्कार्ड करने का रीजन सिर्फ ये है कि उन्होंने स्लोप पॉजिटिव होने की बात की है. हम पॉजिटिव स्लोप के लिए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, so here is the answer that we have. You can see that in the whole question, what all things they have utilized are area of triangle का concept use किया है, मॉड्यूलस भूलना नहीं है बिल्कुल भी. Next, lines का equation हमने लिखा था देखो, and then we were solving the two lines, right? So ये छोटे छोटे concepts को मिलाकर एक question frame किया गया था जो हमने solve किया and final answer we have selected. चलिए आ जाते हैं हमारे next question पर. Now what is this next question? Let us see. अब जो हमारा अगला सवाल आ रहा है वो है let 10 alpha 10 beta and 10 gamma alpha beta gamma are not equals to 2n minus 1 pi by 2 and belongs to natural number, be the slopes of three line segments. okay, यानी बेसिकली मुझे ये दे दिया गया है कि पहली लाइन OA के लिए जो स्लोप होगा दैट विल बी 10 अल्फा, OB लाइन का स्लोप है 10 बीटा, OC लाइन का स्लोप है 10 गामा respectively where O is the origin. ठीक है, origin दे दिया गया है. If circumcenter, now see they are framing questions on circumcenter. I told you circumcenter orthocenter पर भी काफी questions frame होते हैं. ठीक है, okay, so circumcenter coincides with origin and its orthocenter lies on y-axis. Then the value of this expression. अब देखो इस पूरे क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से रीड करते हो ना तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है, OA, OB and OC are three line segments. O is the origin. And these line segments are in fact they have slopes is equals to 10 alpha 10 beta 10 gamma, right? This is what they are saying. एक और important information क्या दी गई है कि circumcenter जो है triangle ABC का it is coinciding with the origin. इसका क्या मतलब निकलता है, देखो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि ये origin ये रहा OA OB OC. All these 3 points are at equal distance from origin. क्यों, क्योंकि ट्राइंगल ABC के लिए अगर सर्कमसेंटर ओरिजिन है तो ऑल द थ्री वर्टिसेस आर गोइंग टू बी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दी सर्कमसेंटर. ठीक है, तो OA OB OC तीनों इक्वल है तो मैंने इसे अज्यूम कर लिया R. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि OA लाइन का स्लोप 10 अल्फा है. अगर इस लाइन का स्लोप 10 अल्फा यानी ये एंगल अल्फा होगा. अगर ये अल्फा होगा तो कैन आई राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A एज R cos अल्फा, R sin अल्फा. ठीक है ना, ये हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ A लिख सकते हैं. सिमिलरली कोऑर्डिनेट्स ऑफ B आपके पास आ जाएंगे R cos बीटा, R sin बीटा. और इसी तरह आप C के कोऑर्डिनेट्स भी R cos गामा, R sin गामा लिख सकते हो. So this is how we have the coordinates of all the three vertices A, B and C. Now what next? Now they are saying that circumcenter coincide with origin. सर्कमसेंटर ओरिजिन पे कोइंसाइड करता है. ऑर्थोसेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस पे कहीं ऑर्थोसेंटर भी लाई कर रहा है. देन द वैल्यू ऑफ दिस, यानी अब एक चीज आपको पता है हमने रिवाइज भी की कि OGC आर ऑलवेज कोलिनियर. ऑलवेज कोलिनियर का मतलब व्हेन द सर्कमसेंटर O and the orthocenter are lying on y axis, then centroid 100% is going to lie on y axis. जो centroid होगा वो भी y axis पर ही lie करेगा.
एंड इफ सेंट्रॉइड इज ऑन y एक्सिस, इसका मतलब ये निकलता है कि x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड जो होगा वो 0 होगा, ठीक है ना। जो हमारे पास x कोऑर्डिनेट आने वाला है फॉर सेंट्रॉइड, उस सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट is equals to sigma r sigma cos alpha divided by 3, it must be 0। यानी हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, हमें वैल्यू मिल गई है सिग्मा cos alpha की, एंड दिस इज टर्निंग आउट टू बी 0। बट हमें सिग्मा cos alpha नहीं निकालना है, हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें जो वैल्यू चाहिए वो है सिग्मा cos 3 alpha अपॉन cos alpha cos beta cos gamma। ओके फाइन, cos 3 alpha plus cos 3 beta plus cos 3 gamma लिखा है, एंड आई नो द वैल्यू सिग्मा cos alpha, definitely I would like to convert sigma cos 3 alpha into cos alpha, angle तो alpha में convert करें, then we will be able to use this relation for getting the answer। तो sigma cos 3 alpha को आप क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो sigma 4 cos cube alpha minus 3 cos alpha, यानी हम इसे लिख लेंगे 4 times sigma cos cube alpha minus 3 times sigma cos alpha। बट सी sigma cos alpha तो 0 है, यानी ये वैल्यू 0 में कन्वर्ट हो गई, और ये वैल्यू रह गई सिर्फ 4 टाइम्स सिग्मा cos क्यूब अल्फा। वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें जो वैल्यू इवैल्यूएट करनी है दैट इज फॉर सिग्मा cos 3 अल्फा अपॉन cos अल्फा cos बीटा cos गामा, ठीक है। यानी मैं इसे लिख सकती हूँ 4 टाइम्स सिग्मा cos क्यूब अल्फा अपॉन cos अल्फा cos बीटा cos गामा। नाउ सी, वी नो दैट if a plus b plus c is 0, ठीक है। आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, अगर मैं cos अल्फा को a, cos बीटा को b, cos गामा को c लिखती हूँ, तो बेसिकली व्हाट वी आर गेटिंग इज a plus b plus c is 0, and what I need to calculate is a cube plus b cube plus c cube। So we know that whenever a plus b plus c is 0, a cube plus b cube plus c cube can easily be replaced with 3abc। अभी 3abc का मतलब मैं सिग्मा cos क्यूब अल्फा को लिख सकती हूँ 3 cos अल्फा cos बीटा cos गामा upon we have cos alpha cos beta cos gamma, so just cancel these two and the answer is there, answer will be 12। I hope the question is clear to you। just see what all approaches or what all things we used here। हमने क्या क्या use किया, circumcenter का basic definition use किया, then I'm using that OGCR collinear, that's why I got the x coordinate of the centroid as 0, which helped me in identifying actually the answer for the question। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इमेज पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन लाइज ऑन, व्हाट यू कैन डू इज, देखो दो चीजें हैं, अगर तो लाइन का स्लोप +1 -1 है तो क्वेश्चन इज सुपर इजी, क्विकली आपको उसे छोड़ना ही नहीं है, फटाफट जाकर उसे सॉल्व करना है। एंड सेकंड इज इफ द स्लोप इज नॉट + और -1, तो भी तो फॉर्मूला लर्न किया, मैंने आपको फॉर्मूला रिवाइज करवाया, यूज दैट फॉर्मूला, गेट द इमेज एंड देन कंप्लीट द क्वेश्चन। अभी क्योंकि लाइन का स्लोप जो मुझे दिया गया है दैट इज समथिंग लाइक y is equals to x + 1, लाइन का स्लोप है 1, तो मैं इमेज डायरेक्ट निकालूंगी। 3,5 का इमेज अगर आप लिखते हो तो सबसे पहले मैंने x को लिखा 3, अगर आप x को यहाँ 3 लिखते हो तो y कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज मिलता है, और जब आप y को 5 लिखते हो तो x कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज मिलता है, ठीक है। अब हमें x एंड y कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, दे आर 4,4। आपको सिर्फ चेक करना है कि वो कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, जस्ट गो एंड चेक व्हिच इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड बाय 4,4 एंड गेट योर आंसर। तो देखो सच अ सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन में मोस्टली आई हैव सीन दैट दे आर नॉट फ्रेमिंग लेंथी क्वेश्चन, बहुत कम ऐसा हो रहा है कि लेंथी क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, क्विकली आप उसे सॉल्व करिए, और कॉन्सेप्ट्स आपने अच्छे से रिवाइज कर लिए हैं तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू हैंडल इट परफेक्टली, एंड देन यू कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये बहुत टाइम टेकिंग नहीं रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, इसका क्वेश्चन तो पकड़कर आपको जरूर से सॉल्व करना है, एंड ग्रैब द मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। चलिए आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द लाइन 2x - y + 3 is equals to 0 is at a distance 1/√5 and 2/√5 from the two lines। यानी बेसिकली यहाँ पे देखो, अगर लाइंस की इक्वेशन देखते हो ना तो आप खुद ही नोटिस कर लोगे कि दे आर पैरेलल लाइंस, और जब भी पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना होता है तो मोस्ट कॉमन एरर ये होता है कि हम दोनों पैरेलल लाइंस की इक्वेशन में x एंड y के कोएफिशिएंट्स को सेम रखना भूल जाते हैं जल्दबाजी में। दिस इज द मोस्ट कॉमन एरर, कि आपको क्या करना है, दो पैरेलल लाइंस है उनमें x एंड y के कोएफिशिएंट्स until unless they are same you won't be getting the correct distance between them। तो पहले उनके कोएफिशिएंट्स को सेम बनाइए, then you apply the formula and proceed। यहाँ क्या दिया गया, इन्होंने कहा एक लाइन है 2x - y + 3, सेकेंड लाइन इज 2x - y + α/2, राइट, ये हमारे पास सेकेंड लाइन आ गई।
अच्छा ठीक है, अब दोनों लाइंस आ गई हैं, तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब आपके पास इन दोनों लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है इट इज 1/√5। इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस मुझे 1/√5 दिया गया है। ठीक है, मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ। तो डिस्टेंस हमने निकालना शुरू किया। दिस विल बी 3 माइनस अल्फा बाय 2, 3 माइनस अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय √5। कितना दिया हुआ है? 1/√5। 1/√5 √5 कैंसिल हुआ। ये इक्वेशन बनता है 3 माइनस अल्फा बाय 2 इज +-1, और यू कैन से दैट अल्फा बाय 2 टर्न्स आउट टू बी 3 माइनस 1, 3 + 1। यानी अल्फा की पॉसिबल वैल्यूज हैं 4 और क्या आ गई 8। ठीक है, तो अल्फा बीटा हमारे पास 8, अल्फा 4 एंड 8 आ गया। बिल्कुल इसी अप्रोच से अब आप निकालोगे द डिस्टेंस बिटवीन the next two set of lines, 2x minus y plus 3, and the second line is 2x minus y plus beta by 3 is 0. Distance between these two lines is 2/√5. ठीक है, हमने फिर फॉर्मूला लगा दिया। This is equals to 2/√5. √5 का फैक्टर कैंसिल होता है, हमें मिलता है 3 माइनस बीटा बाय 3 इज +-2। ठीक है, बीटा के लिए सॉल्व करेंगे तो बीटा टर्न्स आउट टू बी 3 टाइम्स। एक आएगा 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 का मतलब हो गया 1, और एक आंसर बनेगा 3 टाइम्स 3 + 2 दैट इज 15। यानी क्या वैल्यूज आ रही है बीटा की? 3 एंड 15। सो अल्फा रेडी है, बीटा रेडी है। व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन सेज दैट then the sum of all possible values of alpha and beta now we need to calculate। तो अब आप इसका सम निकाल लीजिए। अल्फा बीटा की 4 वैल्यूज हैं, इन चारों को ऐड करते ही आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगेन यू कैन सी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला एप्लीकेशन क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ पे। पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, बट बी केयरफुल, जो मोस्ट कॉमन एरर करते हैं ना स्टूडेंट्स, उसी को पॉइंट आउट करते हुए इन्होंने क्वेश्चन को फ्रेम किया हुआ है। Make sure that whenever you're finding the distance between two parallel lines, the two equations must have their x and y coefficients same. They must have same coefficient. ठीक है, चलिए अभी हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। रे ऑफ लाइट का मतलब ऑप्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे होगा। चलिए रीड करते हैं। A ray of light coming from the point 2, 2√3 is incident at an angle 30 degrees on the line x equals to 1 at the point A। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, पहले इसे ड्रॉ भी करते हैं अपने साथ साथ। हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो मैंने ये वाई एक्सिस ट्रेस कर दिया है। ये रहा हमारा एक्स एक्सिस। अभी x इक्वल्स टू 1 लाइन की भी जरूरत पड़ेगी, तो मैंने x इक्वल्स टू 1 लाइन को भी ट्रेस कर दिया। ओके, सो दिस पॉइंट इज बेसिकली 1, 0। ए पॉइंट क्या दिया हुआ है? 2, 2√3। तो मे बी दिस इज पॉइंट ए। एक रफ स्केच मैंने ट्रेस कर दिया यहाँ पे। दिस इज पॉइंट ए, is incident at an angle 30 degree on the line x equals to 1 at the point A, and the ray gets reflected on the line x equals to 1 and meets x-axis at the point B। यानी अब मैं जरा इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे बनाना शुरू करती हूँ। This is the ray coming in this direction, and after reflection it is going in this direction, right? It is something like this. This is what they are saying. ऐसा कुछ है। Incident ray making an angle 30 degrees. Reflected ray will also make the angle 30 degrees. Correct? ठीक है, अभी आपको क्या चाहिए? This point is A and this point is B. The line AB passes through the point. So basically I need the equation of the line AB. अब AB line का equation कैसे निकालेंगे? To get the equation of line AB, see, what do we have? सबसे पहले ये जो point आएगा, आप ये देख सकते हो कि this angle is 30 degree, means with the horizontal, this line is making how much angle? 60 degree, right? With the horizontal at the line A, and just a moment, this point is not A, let it be B. If the line AP is making an angle of 60 degree with x-axis, तो line का slope कितना होगा? √3. line का slope √3, and I know that A को हम लिख सकते हैं 1, something, अल्फा लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मैं अल्फा निकालने के लिए सिर्फ स्लोप के कॉन्सेप्ट को यूज करूंगी और आंसर तैयार हो जाएगा। यानी हम इसे लिख लेंगे 2√3 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, एंड इट हैज टू बी √3। यानी क्या रहा है अल्फा? अल्फा के लिए सॉल्व करते हो तो अल्फा टर्न्स आउट टू बी √3। ठीक है, यानी ए के कोऑर्डिनेट्स रेडी हो गए, 1, √3। वेल, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी नाउ। व्हाई? बिकॉज मुझे क्या चाहिए? मुझे सिर्फ ए बी लाइन का इक्वेशन चाहिए। वंस आई गेट द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, द क्वेश्चन विल बी ओवर, राइट?
तो एक कोऑर्डिनेट ए तो मैंने निकाल लिया, और आपने नोटिस किया कि मैं कहीं पे भी इक्वेशन ऑफ एपी नहीं लिख रही हूँ, आई जस्ट यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। यानी जो कुछ भी आप पढ़ते हो ना, उन कॉन्सेप्ट्स को कैसे यूज करना है क्वेश्चन में, ये आपको आंखें खोलकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। एवरी टाइम ब्लाइंडली से फॉर्मूला एप्लीकेशन नहीं करना होता है। जो चीजें आप पढ़ रहे हो उसे प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करोगे और क्वेश्चंस को भी ऑब्जर्व करते हुए ही सॉल्व करोगे, तो ये सारे टेक्निक्स हम लोग क्वेश्चंस में फर्दर यानी आगे के क्वेश्चंस में यूज कर पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे निकालेंगे अब एबी लाइन का इक्वेशन। सिंस AB is the reflected ray, image of P in the line mirror x equals to 1 is going to lie on the reflected ray. अब आप देखो P पॉइंट है 2,2√3। क्या हम इसकी इमेज x equals to 1 में निकाल सकते हैं? बिल्कुल, बहुत ही इजीली निकल जाएगा इसका इमेज। आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, x equals to 1 यानी ये डिस्टेंस 1 है ना, राइट, बिकॉज P is 2,2√3। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होना चाहिए, ये भी 1 का मतलब इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम x इक्वल्स टू 1 शुड बी 1। तो ये तो क्लियर हो गया कि जो पॉइंट आएगा ना P का इमेज P डैश, इट विल बी ऑन x एक्सिस, सॉरी इट विल बी ऑन y एक्सिस। y एक्सिस का x कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा एंड y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 2√3, बिकॉज इट इज लाइक पैरेलल टू x एक्सिस। The line that I have traced, PP dash is perpendicular to x equals to 1 means parallel to x axis. I got the coordinates of point P dash as well. P dash के coordinates कितने आ गए हैं 0,2√3, right? अब P dash के coordinates निकालने के बाद क्या हम लाइन AP की इक्वेशन लिख सकते हैं, AP dash की? Yes, we can write that. तो एक मैथड तो क्वेश्चन को कंप्लीट करने का ये चल रहा है कि जिसमें मैंने P dash निकाला। मैं ऑल्टरनेटिव अप्रोच भी आपको सिखाऊंगी इसमें। तो A तो हर हालत में हम निकालेंगे A या P dash में से कोई एक पॉइंट निकाला जाएगा। मैंने A निकाल दिया था, P dash मैंने निकाल दिया है। इक्वेशन ऑफ द लाइन अगर मैं लिखती हूं तो इट विल बी y minus 2√3 is equals to 2√3 minus √3 upon 0 minus 1 multiplied by x minus 0। अब आप एक एक करके पॉइंट इसमें पुट करके चेक कर लोगे और आंसर सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। ऑल्टरनेटिवली अब हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग डाउन दिस लाइन एंड वेरीफाइंग ABCD ऑप्शंस, क्या किया जा सकता है। आपके पास A के कोऑर्डिनेट्स रेडी हैं। फर्दर आई नो दैट ये वाला एंगल भी 30 डिग्रीज है ना, AB भी 30 डिग्रीज बना रहा है विद x इक्वल्स टू 1, यानी ये x एक्सिस के साथ ये एंगल 60 बनाएगा। एंगल 60 बनाने का मतलब इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन AB कितना आ जाएगा 120 डिग्रीज, यानी स्लोप ऑफ दिस लाइन AB कितना आ जाएगा -10 120 है ना, कितना आ जाएगा -√3। -√3 है तो A तो ऑलरेडी इट इज देयर। नाउ यू जस्ट नीड टू चेक आउट ऑफ द 4 ऑप्शन, यानी ऑप्शन वेरिफिकेशन पे हम जा रहे हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमें फाइनली स्लोप ऑफ द लाइन -√3 दे देता है। ठीक है, अब आप एक एक करके चेक करोगे। जैसे कि अगर मैं चेक करती हूँ फॉर द ऑप्शन नंबर A, जब आप इन्हें सबट्रैक्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली 1/√3 का फैक्टर रह जाएगा डिनोमिनेटर में, तो A तो रिजेक्ट होगा। सेकेंड हमने कहा कि √3 + √3/2 यानी 3√3/2 आ रहा है एंड डिनोमिनेटर कितना आ रहा है 4 - 1 दैट इज 3, ये भी मैच नहीं कर रहा है। C को मैच कराते हैं, √3 + √3 upon 1 - 3, एब्सोल्युटली दिस इज करेक्ट। सो C ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किया। चेक करते हैं D ऑप्शन। सो रिगार्डिंग D ऑप्शन यू कैन सी द न्यूमरेटर इज गोइंग टू बी 2√3, करेक्ट, द न्यूमरेटर इज गोइंग टू बी 2√3, डिनोमिनेटर इज 3 नहीं, तो इस केस में मेरा आंसर स्लोप √3 के बराबर नहीं बैठ रहा है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन गॉट रिजेक्टेड। सो 2 ऑप्शन है, या तो आप लाइन निकाल लीजिए, लाइन की इक्वेशन निकालकर पॉइंट्स को पुट करके वेरिफिकेशन करिए, नहीं तो A पॉइंट निकल गया है, स्लोप हमें सीधे पता चल गया है, तो हम विद द हेल्प ऑफ द स्लोप वाला कॉन्सेप्ट ऑल्सो वी कैन सिलेक्ट द ऑप्शन आउट ऑफ द 4। ठीक है, तो इस तरह से भी ऑप्शन को सिलेक्ट किया जा सकता है। चलिए आ जाएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। सो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकस। लोकस पे भी काफी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट, यानी लोकस कैसे फाइंड आउट करना होता है, एक जनरल अप्रोच होती है, 4 स्टेप प्रोसेस होता है, एवरी टाइम वी हैव टू फॉलो दैट, बट ऑलवेज वी हैव टू कीप आवर माइंड्स ओपन। क्या क्या कंडीशन दी गई है उसे कैसे यूटिलाइज करना है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं क्या है ये। द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट्स ऑन द लाइन x is equals to 2y to the line x equals to y is, यानी क्या करने जा रही हूँ अब मैं, सबसे पहले तो मैं ट्रेस करूंगी x एक्सिस और y एक्सिस। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में व्हेन यू ट्रेस द फिगर इट ऑलवेज हेल्प्स यू इन विजुअलाइजिंग द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। समटाइम्स हम सिर्फ सोचते हैं कि फॉर्मूला एप्लीकेशन करेंगे, मगर फिगर को ट्रेस करने के बाद पता चलता है कि डोंट इवन नीड द फॉर्मूला, एक सिंपल सा कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ फिगर विल कंप्लीट योर क्वेश्चन। ठीक है ना,
चलिए अभी हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस तो ड्रॉ कर लिया है, अब मैं लाइंस को भी ट्रेस कर रही हूँ। तो मेरे पास दो लाइंस है, एक है y इक्वल्स टू x, तो लाइन x इक्वल्स टू y को ट्रेस कर दिया। ठीक है, सेकेंड लाइन में ट्रेस करने जा रही हूँ x इज इक्वल्स टू 2y, यानी y इज इक्वल्स टू x बाय 2, तो ये सेकेंड लाइन इस साइड आई, ये रही सेकेंड लाइन। ठीक है, x बाय 2 डजंट मीन्स दैट एंगल हाफ आ रहा होगा, नो। स्लोप है 1 बाय 2, एक का स्लोप है 1, इसका स्लोप 1 बाय 2, इसका स्लोप 1। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं आप, लोकस ऑफ मिडल पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट्स ऑन द फर्स्ट लाइन, यानी ये जिसका स्लोप हाफ है ना, वहां से आपने एक पॉइंट लिया एंड देन यू आर ड्रॉपिंग द परपेंडिकुलर ऑन y इक्वल्स टू x, ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया, इसे p लिख लेते हैं, दिस पॉइंट इज q and what I need to do now is the locus of middle point of these perpendicular. So let the middle point be m, मुझे m का locus चाहिए, and locus अगर m का चाहिए तो you take that point as h, k. ठीक है, अब अगर इसे h, k ले लिया है तो what is the next step? The next step says that try to get the relation between h and k from the condition given in the question. तो क्या क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है? कंडीशन ये है कि m is the middle point of pq. अब pq क्या है? p को सपोज मैं ले लेती हूँ x1, तो y कितना आ जाएगा, x1 बाय 2। q को सपोज मैंने ले लिया x2, तो y कोऑर्डिनेट विल आल्सो बी x2, यानी हमारे पास x1 x2 में एक रिलेशन आ रहा है विच इज लाइक x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 2h, x1 बाय 2 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 2k। ठीक है, तो ये दो रिलेशंस हमारे पास है। फ्रॉम दीज टू रिलेशंस वी कैन डेफिनेटली फाइंड आउट x1 x2 इन टर्म्स ऑफ h एंड k। तो जरूरत पड़ेगी तो मैं इसे सॉल्व कर लूंगी, इट्स वेरी सिंपल, जस्ट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट देम टू गेट द वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2। तो उसे सॉल्व करेंगे जब नीड आएगी, अभी नीड नहीं है, तो मैं आगे प्रोसीड कर रही हूँ। कंडीशन क्या यूज करनी है, जो कंडीशन हमें यूज करनी है वो ये कहती है क्या क्या PQ लाइन इज परपेंडिकुलर टू y इक्वल्स टू x, यानी इस लाइन का स्लोप 1 है, तो आई कैन से दैट स्लोप ऑफ PQ जो होगा दैट इज गोइंग टू बी -1। ठीक है, हमारे पास जो लाइन PQ है उसका स्लोप विल बी -1। PQ लाइन का स्लोप -1 का क्या मतलब निकलता है, you will write k minus x2 upon h minus x2 as -1, करेक्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई एंड रीअरेंज, देखो हमें h और k में एक रिलेशन क्रिएट करना है ना, तो मैं उसी के लिए आगे प्रोसीड कर रही हूँ। h और k में एक रिलेशन आ गया जिसमें x2 भी आ रहा है, x2 should not be there because we introduced it. x2 की जगह कोई रिलेशन इन टर्म्स ऑफ h and k आता है तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, मगर x2 नहीं चाहिए, x2 नहीं चाहिए। तो अब मैं जा रही हूँ इन दो इक्वेशंस पर, दोनों को सॉल्व करके मुझे फाइंड करना है x2 को। x2 फाइंड करना है तो y वी शुड सॉल्व इट फॉर x1। मैंने पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर ली, सेकेंड वाली। अब मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करती हूँ, राइट हैंड साइड इज 4k माइनस 2h, यानी x2 को किससे रिप्लेस करना होगा, 4k माइनस 2h से। ठीक है, चलिए रिप्लेस करते हैं, तो ये हमारे पास आ गया h प्लस k। ऑन द राइट हैंड साइड व्हाट डू वी हैव, 2x2, 2x2 का मतलब है 8k, and after that what do we have, minus 4h. Take all the terms on one side, you are getting 5h minus 7k equals to 0. h को x से replace करिए, k को y से replace करिए, and here is the answer that we have. So locus problems में every time you have to start with the point whose locus is to be determined as h, k. फिर आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं, कंडीशन आइडेंटिफाई करते हैं, उस कंडीशन की हेल्प से आपको एक h and k में रिलेशन क्रिएट करना होता है। इन दैट रिलेशन शुड नॉट कंटेन एनी अननोन कांस्टेंट एज वेल एज एनी वेरिएबल। h और k चलेगा बिकॉज इट विल बी रिप्लेस्ड विद x and y, बट अदर देन h and k ओनली कांस्टेंट्स आर अलाउड। नॉन कांस्टेंट्स होंगे तो इक्वेशन विल बी वैलिड, यानी उस फाइनल स्टेज तक आपको सॉल्व करना है until unless you get a relation in terms of h and k or known constants। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर किया, जो क्वेश्चन दिया गया था उसी में मैं कंडीशन यूज करती गई, मिडिल पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज किया, परपेंडिकुलर है उस कॉन्सेप्ट को मैंने यूज किया विद द हेल्प ऑफ स्लोप, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज टू रिलेशन वी गॉट अ न्यू रिलेशन इन टर्म्स ऑफ प्योरली इन टर्म्स ऑफ h and k, और फिर हमने अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Okay, so in this question we have to find out slope of a line passing through 2, 3 and intersecting the line x plus y equals to 7 at a distance of 4 units from the point B. अब देखो क्योंकि distance involved है तो as I suggested you कि जब distance involved होता है ना तो हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म को प्रेफर करते हैं, तो यहाँ पे भी मैं पैरामीट्रिक फॉर्म से ही क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी। तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेसिंग द x एक्सिस,
एंड द वाई एक्सिस। ठीक है, मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ट्रेस कर लिया है। साथ में एक हमारे पास जो लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, हम उसे भी ट्रेस कर लेते हैं। ये रहा लाइन। द पॉइंट P इज 2,3, यानी ऑब्वियसली पॉइंट P समवेयर ओवर हियर। आप इसको चेक भी कर सकते हो पोजीशन ऑफ पॉइंट की हेल्प से, या फिर x2 पर y की वैल्यू क्या होगी उससे कंपेयर करके भी हम पॉइंट को ट्रेस कर सकते हैं। वेल, दिस इज पॉइंट P एंड व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट इज कि हमें पॉइंट P से एक लाइन ट्रेस करनी है। इस तरीके से हमें लाइन इस तरह ट्रेस करनी होगी कि पॉइंट P से पास होगी और साथ में जाके वो इंटरसेक्ट करेगी गिवन लाइन को एट द पॉइंट Q, such that जो डिस्टेंस PQ होगा that will be 4 units. This is what is given in the question. From the figure it is very much clear that ऐसी दो लाइंस हो सकती है, तो वो दो लाइंस मैंने यहाँ पे ट्रेस करके रख दी। और हमें क्या करना होगा, हमें पैरामीट्रिक फॉर्म से दोनों लाइंस का स्लोप निकालना है, और स्लोप निकालने के बाद फिर हम ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करेंगे कि व्हाट ऑल स्लोप्स आर गिवन। अब एग्जैक्टली वन करेक्ट होता है यहाँ जेईई मेंस में, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट आ रहा होगा, सेकेंड ऑप्शन ऑटोमेटिकली विल गेट रिजेक्टेड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? पैरामीट्रिक फॉर्म के अकॉर्डिंग मुझे पॉइंट P दे दिया गया है 2,3। मैं ये मान लेती हूँ लेट द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन बी थीटा। हमें लाइन का इंक्लिनेशन ही निकालना है, मैंने उसे थीटा मान लिया। ठीक है, अब PQ क्योंकि 4 है, दैट्स व्हाई वी कैन राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट Q एज 2 प्लस r cos थीटा, 3 प्लस r sin थीटा। तो ये रहे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट Q। बट अब कंडीशन क्या यूज करनी है कि पॉइंट Q लाइज ऑन द गिवन लाइन, इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। राइट, थीटा कैसे निकालोगे? तो हमने पुट किया कंडीशन, इक्वेशन ऑफ लाइन में कोऑर्डिनेट्स को लिखने के बाद मेरे पास इक्वेशन बनता है 5 प्लस 4 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू 7। यानी अल्टीमेटली इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 में। अब ये इक्वेशन है जिसे सॉल्व करके मुझे आइडेंटिफाई करना होगा द वैल्यू ऑफ tan थीटा। sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू 1/2 का मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को √2 से डिवाइड करके यू कैन मेक एन इक्वेशन ऑफ दिस काइंड। राइट, हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी यहां से हम ये लिख पाएंगे कि π/4 प्लस थीटा जो होगा इट इज आइदर गोइंग टू बी इक्वल्स टू sin इनवर्स 1/√2 और इट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू पाई माइनस sin इनवर्स 1/2 रूट। ठीक है, सो ये दो पॉसिबल वैल्यूज मुझे π/4 प्लस थीटा की मिल रही है। मुझे वैल्यू चाहिए tan थीटा की। राइट, tan थीटा इज गोइंग टू गिव मी द स्लोप ऑफ द लाइन। अच्छा, tan थीटा की वैल्यू चाहिए, यानी 10 से ऑपरेट तो हम दोनों साइड करेंगे ही, मगर एक काम करते हैं, ये sin इनवर्स को हम विद द हेल्प ऑफ वो छोटा सा ट्राइंगल बना देते हैं tan इनवर्स में। ये देखो, ये ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। अब आप देख सकते हो कि इंस्टेड ऑफ sin इनवर्स 1/2√2 यू कैन रिप्लेस इट विद sin इनवर्स 1/√7। ये √7 आएगा। राइट, सिमिलरली ये क्या आ रहा है, पाई माइनस tan इनवर्स 1/√7। ठीक है, अभी चाहिए थीटा, तो मैं अब एक एक केस सॉल्व करती हूँ। यानी पहले मैं सॉल्व करने जा रही हूँ ये वाला केस, कंटिन्यू करेंगे। आपके पास थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 1/√7 एंड माइनस π/4। अब ये एंगल कोई स्टैंडर्ड एंगल तो दिख नहीं रहे हैं। स्टैंडर्ड एंगल नहीं दिख रहे हैं तो नॉट एन इशू, आप अपना आंसर कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ 10 निकाल सकते हो, क्योंकि tan इनवर्स 1/√7 तक तो ठीक है। बट ये जो π/4 है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग π/4 आई राइट इट एज tan इनवर्स 1। Why? Because I just want to convert it into single tan inverse का term. अब tan inverse x minus tan inverse y is tan inverse x minus y upon 1 plus xy. ठीक है, tan inverse, एक मिनट, आप क्या सजेगा, tan inverse 1/√7 minus 1, तो मैंने LCM लेकर लिख दिया है, डिनोमिनेटर 1 plus 1/√7. तो I hope it is clear. What we are getting is tan theta is equals to 1 minus √7 upon 1 plus √7. तो बिल्कुल इसी तरह से अब आप कैलकुलेशन को प्रोसीड करके यहां पर भी अपना आंसर निकालोगे। इट विल कन्वर्ट टू पाई माइनस tan इनवर्स 1/√7 एंड देन माइनस tan इनवर्स 1। वो π/4 जब आप शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड तो π/4 इस तरह लिखा जाएगा। कंटिन्यू विद द कैलकुलेशन पार्ट एंड जस्ट वेरीफाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा यू आर गेटिंग हियर। सो आउट ऑफ द टू वैल्यूज यू विल सी दैट ये तो ऑप्शन ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया था और एग्जैक्टली वन करेक्ट है, तो मैं इसी ऑप्शन को जाके सिलेक्ट करूंगी। तो हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट आ रहा है फॉर दिस क्वेश्चन, इट टर्न्स आउट टू बी आंसर नंबर डी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप द अप्रोच इज क्लियर टू एवरीवन। हमने क्या क्या यूज किया इसमें, देखो दो कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं, एक तो पैरामीट्रिक फॉर्म, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व किया विच इज नॉर्मल व्हेन यू आर यूजिंग द पैरामीट्रिक फॉर्म। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनता है बहुत केसेस में
तो हमने उसे सॉल्व करके अपना आंसर सिलेक्ट कर लिया है। सेकेंड आंसर विल नॉट गेट रिजेक्टेड, द ओनली थिंग इज ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो इसलिए हमने वो आंसर सिलेक्ट कर दिया जो ऑप्शन में दिया गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस सी। ये रहा हमारा अगला सवाल। क्या है ये क्वेश्चन? द क्वेश्चन सेज दैट इफ टू स्ट्रेट लाइंस आर परपेंडिकुलर देन द डिस्टेंस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम द ओरिजिन इज। यानी हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में दे दी गई है। इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें एक साथ लिखी है इन्होंने कहा सबसे पहले तो जो दो लाइंस हमारे पास है ना, दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइंस हमें दी गई है। ठीक है ना, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट दे हैव गिवन अस? द नेक्स्ट थिंग दैट दे आर सेइंग इज we need to get its point of intersection. We need to get its point of intersection, distance of the point of intersection from origin. हमें distance of point of intersection from origin identify करना होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्व करने के लिए अभी आप क्या करने वाले हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है तो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 में लिख देती हूँ। फर्स्ट लाइन का स्लोप आ रहा है -1/a-1. Taking its product with the second slope of the second line, the slope of second line is -2/a square. Product will be -1. ठीक है ना, हमारे पास दोनों लाइंस का जो प्रोडक्ट आ जाएगा that is going to be -1. ठीक है, now what next? अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करने जा रहे हैं? इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखो ये इक्वेशन क्या हमारे पास बन रही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आई थिंक आई कैन राइट इट एज -2 is equals to a cube minus a square. Take all the terms on one side in fact and start solving. क्यूबिक है तो एक रूट तो हिट एंड ट्रायल से हम सोचते ही हैं। -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इसका एक फैक्टर बनेगा a+1. What about the second factor? Second factor we can write a square. So ये आपके पास आ गया है a cube plus a square. So -2a and +2 equals to 0. Second factor में you can see that what we are getting is this expression. Do we have some real root for this expression? No. So the only possibility that we have that we are getting here is a is equals to -1. ठीक है, हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई? -1 आ गई। अब अगर a -1 है तो let us keep it in the equations. तो दो इक्वेशन है, a को -1 लिखकर दोनों इक्वेशन वापस लिखेंगे। यानी फर्स्ट लाइन का जो इक्वेशन आ रहा है a को -1 लिखने पर इट बिकम्स x एंड देन आई थिंक -2y इक्वल टू 1. सिमिलरली कमिंग टू द सेकेंड लाइन का इक्वेशन, सो सेकेंड लाइन हमारे पास कितनी आ जाती है? दैट इज 2x plus y is equal to 1. What you need in the question is their point of intersection. ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या किया जाएगा? आप फर्स्ट इक्वेशन को या सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। मैंने सेकंड को मल्टीप्लाई किया 2 से, यानी x और y बेसिकली हमें फाइंड करना है। दोनों को ऐड करने पर ये मिलता है x is equals to 3/5. राइट, ये हमारे पास वैल्यू ऑफ x आ रहा है। अब अगर ये हमारे पास वैल्यू ऑफ x है, राइट हैंड साइड इज 2 एंड व्हाट अबाउट द फर्स्ट इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन 1. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या रहा है? x आ गया तो y की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। व्हाट अबाउट y? y is x-1 divided by 2. x-1 जैसे ही आप कैलकुलेट करते हो तो व्हाट इज द वैल्यू वी आर गेटिंग हियर? इट इज 3/5 -1. सो 3/5 -1 का मतलब होता है -2/5 अपॉन 2 का मतलब -1/5. चलिए, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं। तो बिफोर प्रोसीडिंग लेट अस जस्ट वेरीफाई वेदर वी हैव कैलकुलेटेड द करेक्ट कोऑर्डिनेट्स और नॉट, और उसके बाद हम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कोऑर्डिनेट्स एक बार चेक कर लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट लाइन है x -2y is equals to 1 and the second line is nothing but 2x plus y and this is equals to 1. ठीक है, जब हमने सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो these are the coordinates. क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए भाई? 3/5 -1/5. Distance from the point 0, 0. This is what they are asking us. If the two lines are perpendicular, distance of their point of intersection from origin I need to calculate. So I'm going for straight forward. बिल्कुल सीधे सीधे अप्रोच से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। परपेंडिकुलर लाइंस थी, ओरिजिन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का डिस्टेंस कैलकुलेट करना था। तो अब मैं इसे कंप्लीट करने जा रही हूँ। तो कैलकुलेशन पार्ट, it turns out to be √10/25 और you can write it as √2/5. ठीक है, तो अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। डू वी हैव द ऑप्शन समथिंग लाइक √2/5? √2/5, yes we do have, and that is why the answer turns out to be this one. ठीक है, I hope the question is clear to everyone. Let us move on to now the next question.
सो नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है अ स्ट्रेट लाइन L एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन. अ स्ट्रेट लाइन L एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन. ठीक है, डिस्टेंस है, मे बी वी विल बी यूजिंग द पैरामीट्रिक फॉर्म. वी विल सी. डिस्टेंस है तो पैरामीट्रिक फॉर्म यूज किया जा सकता है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे. So a straight line L at a distance of 4 units from origin makes positive intercepts on the coordinate axes and perpendicular from the origin to this line makes an angle of 60 degree with the line x plus y is equals to 0. ठीक है, with the line x plus y equals to 0. Then an equation of line L is, well, how to solve this equation? How to solve this question? सॉल्व करने के लिए देखो क्वेश्चन में फिर से रीड करती हूँ और सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को लेती जाऊंगी. एक स्ट्रेट लाइन हमें लिखनी है विच इज लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन. ठीक है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट बना रहा है ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब नेगेटिव स्लोप होना चाहिए. तो इन केस यू आर गेटिंग एनी पॉजिटिव स्लोप इन एनी ऑफ द ऑप्शन, उसे रिजेक्ट कर दो आउटराइटली. बट ऐसा तो कोई भी ऑप्शन नहीं, यानी अभी तक मैं कोई भी एलिमिनेशन ऑप्शन का नहीं कर पाई. व्हाट नेक्स्ट? Intercepts on the coordinate axis. Perpendicular from origin to this line makes an angle of 60 degree with this line. अब देखो यहां से मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है कि मैं क्या करने जा रही हूँ. सबसे पहले तो मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस को ट्रेस कर लेती हूँ, फिर मैं लाइन y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स को ट्रेस कर लेती हूँ, जो कि फिक्स लाइन है, हमें दी गई है. ठीक है, ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट वी वांट इज, वी वांट अ लाइन विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद y प्लस एक्स इक्वल्स टू 0. अगर कोई लाइन 60 डिग्री का एंगल बनाती है विद y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, यानी दैट मीन्स या तो लाइन इस साइड होगी. देखो ये जो एंगल होता है ना, दिस इज 45 का मतलब 15 डिग्रीज और लेना होगा. 15 डिग्रीज और लेने का मतलब या तो लाइन दिस साइड यू आर गोइंग टू गेट, दिस इज 60 डिग्री, और यू कैन ऑल्सो हैव द लाइन दिस साइड. राइट, ये 15 डिग्रीज आ रहा होगा या फिर ये 15 डिग्रीज आ रहा होगा. करेक्ट. सो दीज आर द टू पॉसिबल लाइन्स. मगर ये जो दो लाइन्स है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दीज टू लाइन्स आर एक्चुअली परपेंडिकुलर टू द रिक्वायर्ड लाइन. चलिए एक काम और करते हैं, यहाँ पे इन एंगल्स को भी लिख लेते हैं. दिस एंगल इज गोइंग टू बी 15 डिग्रीज, दिस इज गोइंग टू बी 90 माइनस 15 यानी 75 डिग्रीज. सो बोथ दीज लाइन्स के लिए आई हैव द स्लोप. राइट, हमारे पास दोनों ही लाइन का स्लोप तैयार है. बट हमें क्वेश्चन में कौन सी लाइन लिखनी है? हमें स्ट्रेट लाइन L लिखनी है विच लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन which makes positive intercepts on coordinate axes and perpendicular from origin to this line makes an angle of 60 degree with the line. यानी मेरे पास जो अभी स्लोप्स आए हैं वो perpendicular to the line के लिए आए हैं. यानी अगर मैं कहती हूं इस लाइन के स्लोप की अगर मैं बात करूं that is 10 15. अगर हम दूसरी लाइन की बात करते हैं तो उसका स्लोप कितना आ रहा है? दिस इज 2 प्लस रूट 3. बट एक्चुअल में जो लाइन मुझे लिखनी है इट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. हमारे पास लाइन इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए. राइट, यानी जो पॉसिबल स्लोप्स ऑफ द लाइन है वो है एक तो m1 जो मैं m का रेसिप्रोकल ले रही हूं, यहाँ पे 1/2 माइनस रूट 3. 1/2 माइनस रूट 3 का क्या मतलब हुआ? 2 प्लस रूट 3. राइट, यू आर गेटिंग द आंसर एज 2 प्लस रूट 3. वन ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन इज 2 प्लस रूट 3. व्हाट अबाउट द सेकंड स्लोप ऑफ द लाइन? 1/2 प्लस रूट 3 विच एक्चुअली टर्न्स आउट टू बी 2 माइनस रूट 3. सो दो लाइंस जो मैं लिखना चाहती हूँ उनका स्लोप या तो 2 प्लस रूट 3 होना चाहिए या फिर 2 माइनस रूट 3. ठीक है, अब इसका मतलब मैं कुछ एलिमिनेशन तो मैं कर ही सकती हूँ. अब विदाउट गोइंग फॉर फर्दर कैलकुलेशन आई रिजेक्टेड सी पार्ट एंड बी पार्ट. क्यों? क्योंकि दोनों ही केसेस में मुझे स्लोप रिक्वायर्ड नहीं मिल रहा है. नाउ आई जस्ट नीड टू चेक कि हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा. हमें क्या लिखना है? हमें स्ट्रेट लाइन L लिखना है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन भी 4 यूनिट्स होना चाहिए. Distance from origin must be 4 units. ठीक है. Any other information that they have provided? A straight line L at a distance of 4 units from origin. तो मैंने कहा ठीक है, दोनों लाइंस का डिस्टेंस एक बार चेक कर लेते हैं from the origin. जब आप दोनों लाइंस का डिस्टेंस from origin चेक करते हो तो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे एक एरर है जो मैं आपको बता देती हूँ. यहाँ पे एरर ये है कि क्वेश्चन में दिस वाज नॉट 8, दिस वाज एक्चुअली 3. एरर को सही कर लेते हैं सो दैट वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर. ये 3 था. ठीक है, दिस वॉज 3√2. ओके, सो अब मैं पहले तो डिस्टेंस निकालूंगी क्योंकि आंसर ए और डी में से ही होगा. डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अगर चेक करना है 0,0 का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, इस लाइन का डिस्टेंस होगा 8√2 डिवाइडेड बाय द स्क्वायर प्लस द स्क्वायर. जब दोनों को आप ऐड करते हो यानी रूट ओवर द स्क्वायर प्लस द स्क्वायर आप लिखोगे तो आ जाएगा 4 + 4 दैट इज 8.
ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, विच अल्टीमेटली टर्न्स आउट टू बी 4 ओनली। यानी फर्स्ट लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन तो 4 आ रहा है, बट नाउ ऑब्वियसली ये डी लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 4 नहीं है, तो आई जस्ट एलिमिनेटेड दिस ऑप्शन ऑल्सो एंड माई आंसर टर्न्स आउट टू बी ए। ठीक है ना, तो ए और डी को हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाए, इतना तो समझ में आ गया था कि स्लोप इज लाइक दिस ओनली, आइदर ये वाला आ रहा है या फिर सेकंड स्लोप आ रहा है ना, मगर डिस्टेंस भी ओरिजिन से कितना होना चाहिए था, 4 यूनिट्स होना चाहिए था। दैट इज वाई I just verified which line is at a distance of 4 units from origin and selected that option. तो हमारा ऑप्शन A यहां पर सिलेक्ट होता है, D got rejected. ठीक है, चलिए let us see the next question now. Coming to the next question. So ये हमारे पास आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें ट्राइंगल की दो साइड्स की इक्वेशन दी गई है ना। Let the equation of two sides of triangle be given and orthocenter of the triangle is also given. Then the equation of third side is, what we need to find out is, we need to get the equation of third side. ठीक है, सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो फिगर ट्रेस करना है कि ये आपके पास आ गया ट्राइंगल ABC। ठीक है, मैं ये अज्यूम कर लेती हूं कि मेरे पास AB लाइन का इक्वेशन ये है एंड दिस इज द लाइन AC। ठीक है, ये हमारे पास AC आ गया। नेक्स्ट व्हाट, ऑर्थोसेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल इज 1,1। ऑर्थोसेंटर का मतलब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, ऑर्थोसेंटर विल बी समवेयर ओवर हियर, 1,1 इज द ऑर्थोसेंटर। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें थर्ड साइड की इक्वेशन चाहिए। अब थर्ड साइड की इक्वेशन चाहिए, यानी मैं दो अप्रोच फिर से डिस्कस करूंगी। फर्स्ट इज एक्चुअली गेटिंग द इक्वेशन ऑफ BC। किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए आपको उसका स्लोप चाहिए और उस पर एक पॉइंट आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, उस पे पॉइंट एंड स्लोप मिलते ही हम लाइन का इक्वेशन लिख लेंगे। ठीक है, स्लोप एंड पॉइंट निकालना है तो एक काम करते हैं, अभी सेकंड अप्रोच पर चलते हैं और इन चारों ऑप्शंस के स्लोप चेक करते हैं। इस लाइन का स्लोप इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द स्लोप ऑफ दिस लाइन, राइट। दिस स्लोप इज डिफरेंट फ्रॉम A एंड C का स्लोप, एंड सिमिलरली लुक एट दिस वन, द स्लोप ऑफ दिस लाइन, the slope of this line is similar to the slope of, I think, option number A. Only यही दो options हैं जिनका slope सेम आ रहा है, करेक्ट। अब यही दो ऑप्शन का स्लोप सेम आ रहा है तो पहली बात तो मैं ये करूंगी कि मैं स्लोप निकालूंगी। वंस आई गेट द स्लोप ऑफ द लाइन, एक बार स्लोप ऑफ द लाइन आ जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या हम एलिमिनेशन से आंसर निकाल पाएंगे, नहीं निकलेगा तो हम पॉइंट को भी चेज करेंगे। तो ये है सेकेंड मैथड इन विच यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन इन स्टेप्स। पहले स्लोप पे रुक जाओ, वेरिफिकेशन करो एंड देन यू गो अहेड, राइट। तो हमने स्टार्ट किया स्लोप निकालना। स्लोप के लिए मुझे एक कोऑर्डिनेट्स चाहिए। हम दोनों लाइंस को सॉल्व करते हैं। कौन सी दोनों लाइंस है आपके पास, द फर्स्ट लाइन AB को मैं 4 से मल्टीप्लाई करके लिखने वाली हूं। तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। कमिंग टू द सेकेंड इक्वेशन, मैं लिख रही हूं AC लाइन की इक्वेशन नाउ। AC को मैं लिखूंगी 3 से मल्टीप्लाई करके। हम AC को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों को सबट्रैक्ट कर देते हैं। ये आ गया -23y एंड हाउ मच वी आर गेटिंग हियर इज 84 इक्वल्स टू 0। ये रहा y कोऑर्डिनेट व्हिच टर्न्स आउट टू बी 84/23। ठीक है, सो नाउ यू कैन कैलकुलेट द x कोऑर्डिनेट एज वेल। नाउ यू पुट दिस वैल्यू ऑफ y, इसे किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए और सॉल्व करके अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है x कोऑर्डिनेट। तो जब आप x कोऑर्डिनेट के लिए इसे सॉल्व करोगे तो इट टर्न्स आउट टू बी, देखिए जरा क्या आ जाएगा, 20 - 5y1/4। ठीक है, तो ये बन जाता है 10/23। ठीक है, ये आ गया 10/23, यानी a के कोऑर्डिनेट्स आर रेडी। तो मैं a के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लिख देती हूँ। कोऑर्डिनेट्स ऑफ a आर 10/23, 84/23। यानी क्या होगा स्लोप ऑफ OA, जब आप स्लोप ऑफ OA कैलकुलेट करते हो तो इट टर्न्स आउट टू बी 84 - 23 अपॉन 10 - 23, which is actually 61/-13, or you can say that 122 divided by -26। यानी इससे हम क्या कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ BC जो होगा that is going to be 26/122। अब क्योंकि स्लोप ऑफ BC आ गया है तो चलिए चलते हैं फॉर एलिमिनेशन। इज देयर एनी ऑप्शन विच वी कैन एलिमिनेट नाउ? क्योंकि स्लोप चाहिए 26/122, तो ऑप्शंस जो एलिमिनेट होंगे वो हम देख लेते हैं। अब तो ऑप्शंस जो एलिमिनेट होंगे वो C ऑप्शन एलिमिनेट होएगा, B ऑप्शन एलिमिनेट होएगा, बट अब दो ऑप्शंस रह गए, यानी मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ेगा। तो A एंड D में से कोई एक ऑप्शन आंसर आने वाला है। ठीक है, अब वो हम कैसे फाइंड करेंगे? उसे फाइंड करने के लिए डेफिनेटली आपको एक पॉइंट ऑन द लाइन चाहिए।
पॉइंट ऑन द लाइन चाहिए का मतलब क्या करना होगा? अब हाउ वी आर गोइंग टू गेट द पॉइंट ऑन द लाइन? टू गेट द पॉइंट ऑन द लाइन, सी बी से ड्रॉप किया गया ऑल्टीट्यूड इज गोइंग टू पास थ्रू 1,1 एंड इट विल बी परपेंडिकुलर टू द साइड AC, है ना? हमारे पास AC साइड के परपेंडिकुलर लाइन होगी, तो AC साइड का स्लोप आप चेक कर सकते हो, -4/5 है, यानी इस ग्रीन लाइन का स्लोप मुझे मिलेगा 5/4 एंड द पॉइंट इज 1,1, यानी वी कैन वेरी वेल राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ BO। हम BO लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1 एंड हैविंग द स्लोप, अभी हमने स्लोप निकाला 5/4, क्रॉस मल्टीप्लाई, अरेंज द टर्म्स, ये हमारे पास आ गई BO लाइन की इक्वेशन। ठीक है, दिस इज BO। अब BO को आई एम गोइंग टू सॉल्व विद द लाइन AB। अब AB के साथ सॉल्व करते हैं। AB लाइन क्या है? 3x - 2y + 6, 3x - 2y is -6, तो ये AB लाइन है, दिस इज BO लाइन। जब आप सॉल्व करोगे तो B के कोऑर्डिनेट्स आपको यहां से मिलने वाले हैं, यानी एक काम करते हैं, हम सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। हमने सेकेंड इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो क्या आप देख पा रहे हो कि दिस इज -x, ये कैंसिल हुआ। ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव 12 + 1 दैट इज 30, तो x आ जाता है 13, -13 इनफैक्ट। x मेरे पास है -13, बट अगर x -13 है तो y को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। y हमारे पास कितना आ जाएगा? इट विल बी 3x + 6 डिवाइडेड बाय 2, यानी 6 - 39 डिवाइडेड बाय 2, और यू कैन से दैट व्हाट वी आर गेटिंग हियर इज -33/2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपके पास पॉइंट भी है, आपके पास स्लोप भी रेडी है, तो या तो एक काम किया जा सकता है कि हम लोग वापस इक्वेशन पर जाते हैं और उसमें कोऑर्डिनेट्स को पुट करके वेरिफिकेशन कर लेते हैं, राइट? तो आपके पास या तो A ऑप्शन या D ऑप्शन आंसर है, दोनों में सेम स्लोप है। अब क्योंकि मेरे पास एक पॉइंट ऑन द लाइन आ चुका है, आइदर यू राइट डाउन द इक्वेशन प्रॉपर्ली, या तो आप खुद इक्वेशन लिख लो, नहीं तो यहाँ पे पुट करके वेरिफिकेशन कर लो। तो 26x - 122y, आई जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई कि इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है या पॉजिटिव, यानी एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं चाहिए। तो 26x - 122y का वैल्यू आप कैलकुलेट करके देखो, 26x - 122y, है ना? आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि वेदर इट इज पॉजिटिव और इट इज लेस देन 0। तो आई होप अब आप ये कैलकुलेशन खुद कर सकते हो और अपना आंसर निकाल सकते हो। तो जस्ट कंप्लीट द कैलकुलेशन पार्ट एंड गेट योर आंसर। आंसर जो आपके पास आएगा ना, वो मैं आपको बता देती हूँ, 26x, यानी ये तो नेगेटिव है ही, और जब हम इसमें पुट करते हैं 33/2, यानी ये 61 × 33 आ जाता है, तो यू जस्ट कैलकुलेटेड एंड यू विल फाइंड दैट दिस वैल्यू टर्न्स आउट टू बी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आ जाती है, यहीं से पता चल रहा है 33 × 61 आएगा ये, राइट? एंड दिस इज जस्ट 26 × 13। तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब हमें 26x - 122y इज इक्वल्स टू पॉजिटिव वाला आंसर सिलेक्ट करना होगा। यानी कौन सा आंसर सिलेक्ट करेंगे? ऑप्शन नंबर D। सो D ऑप्शन हमारा आंसर आएगा फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। यानी क्या किया हमने, इसमें परपेंडिकुलर लाइन लिखी है, ऑर्थो सेंटर से पास होने वाली लाइन है, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑर्थो सेंटर इफ यू नो एंड यू नो हाउ टू राइट अ परपेंडिकुलर लाइन, यू कैन डेफिनेटली प्रोसीड विद द क्वेश्चन। वैसे ये काफी कॉमन सा क्वेश्चन है जो JEE एडवांस में भी कभी ना कभी पहले पूछा गया है। आपको क्या करना था, सिर्फ लाइन लिखनी थी, यूजिंग द ऑर्थो सेंटर हमने लाइन्स लिखी हैं और फिर वेरिफिकेशन कर करके हमने ऑप्शंस सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? लेट अस रीड। अ पॉइंट P मूव्स ऑन द लाइन, ठीक है, एंड साथ में Q एंड R आर टू फिक्स पॉइंट्स, देन द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल PQR। देखो फिर से सेंट्रॉइड का इन्वॉल्वमेंट है क्वेश्चन में। हमें क्वेश्चन ये दिया गया है कि एक फिक्स पॉइंट है Q और दूसरा फिक्स पॉइंट है R, ठीक है, एंड P इज अ मूविंग पॉइंट विच मूव्स ऑन अ लाइन। P इस लाइन पर मूव कर रहा है, यानी अगर मैं x कोऑर्डिनेट को x1 मान लेती हूं तो y कोऑर्डिनेट विल बी 2x1 + 4 डिवाइडेड बाय 3 अकॉर्डिंग टू दिस लाइन। P is moving on the line. Locus of centroid of the triangle PQR is a straight line with the slope we have to identify. यानी बेसिकली मुझे ट्राइंगल PQR के सेंट्रॉइड का लोकस चाहिए। मैंने सेंट्रॉइड अज्यूम कर लिया G, और क्योंकि G का लोकस चाहिए तो इसे ले लिया H, K। ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप नाउ? अब अगर आप इसका लोकस फाइंड करना चाह रहे हो तो पहले H और K लिखना पड़ेगा। मैंने H के लिए सॉल्व करना शुरू किया, इनफैक्ट मैं लिख रही हूँ 3 H's
1 plus 3 plus x1. यानी यहां से हम x1 निकाल सकते हैं, which will be 3h minus 4. Similarly, I'm going to calculate the y coordinate of the centroid, which will be 4 minus 2 plus 2x1 plus 4 by 3. ठीक है, एलसीएम लेकर तरीके से लिखेंगे. It will become 9k is equals to 6 plus 2x1 plus 4. यानी 9k कितना आ जाएगा? 10 plus 2x1. What is x1? This is 3h minus 4. यानी क्या लिखा हुआ है ये मुझे मिलता है 9k is equals to 6h and 10 minus 8 का मतलब हो गया +2. ये देखो, ये एक रिलेशन मेरे पास h और k में प्योरली रेडी हो गया है. तो दैट्स इट. लोकस में यही आपकी अप्रोच होती है कि आप h और k में एक रिलेशन निकाल पाओ विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अननोन कांस्टेंट और एनी अदर वेरिएबल टर्म. तो ये रिलेशन रेडी है. आप h को x से रिप्लेस करो, k को y से रिप्लेस करो, एंड देन यू कंप्लीट द क्वेश्चन. वेल, आई एम इंटरेस्टेड इन गेटिंग द स्लोप ऑफ द लाइन दैट वी आर गेटिंग हियर. क्या लाइन मिल रही है वो मैं एक बार लिख देती हूँ. अब आप स्लोप देख लो, 6/9. 6/9 का मतलब 2/3. So you can select the option now. So answer turns out to be 2/3. I hope it is clear to everyone. So let us move on to the next question now. So ये हमारे पास आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन भी प्रीवियस जेई में पूछा जा चुका है. इस तरह का एक क्वेश्चन लॉन्ग बैक जेई एडवांस में पूछा गया था. चलिए देखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें. क्या है क्वेश्चन? द क्वेश्चन सेज दैट एक स्ट्रेट लाइन है विच मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस. ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को मीट कर रही है एट द पॉइंट ए एंड बी. It meet the coordinate axes at A and B. A circle is drawn through AB and origin. Then the sum of perpendicular distances from A and B on the tangent to the circle at the origin is. यानी क्या करें? फिर से सबसे पहले तो मैं ट्रेस करूंगी कोऑर्डिनेट एक्सिस. एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हमने ट्रेस किया. फिर उन्होंने कहा कि एक स्ट्रेट लाइन है जिसका एक्स इंटरसेप्ट 1 एंड वाई इंटरसेप्ट इज 1/2. सो समथिंग लाइक दिस वी हैव द लाइन. कोऑर्डिनेट एक्सिस का नाम क्या रखा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस आर A and B according to the question. Then after that they are saying that you are constructing a circle passing through AB and origin. Origin पे तो 90 बना रहा है. इसका मतलब जो सर्कल हम ट्रेस करने जा रहे हैं उस सर्कल के लिए AB is the diameter, right? This is what the question says indirectly. So ये हमारे पास आ गया सर्कल. तो हमने सर्कल ट्रेस कर लिया. जस्ट अ मोमेंट. ठीक है, तो ये रहा सर्कल हमारे पास. अब ये सर्कल ट्रेस करने के बाद वी कैन सी दैट व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी. चले ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, देन वी विल प्रोसीड. ए कितना है? 1,0. व्हाट अबाउट बी? इट वाज 0,5. कैन वी राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल? एब्सोल्युटली. वी कैन राइट इट एज x minus 0 into x minus 1 plus y minus 0 into y minus 1/2 equals to 0. यानी सर्कल है x square plus y square minus x minus y/2 is 0. अब क्वेश्चन क्या कहता है? Further the question says that the sum of perpendicular distances from A and B, the sum of perpendicular distances from A and B on the tangent to the circle at the origin. ठीक है, यानी अब आपको एक origin पर tangent भी ट्रेस करना है. तो मैंने एक tangent ट्रेस किया यहाँ पर, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब मुझे A और B से इस टेंजेंट लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा. एंड आफ्टर दैट सम ऑफ दोस टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज गोइंग टू बी माय आंसर. राइट, ए और बी निकल चुका है, आपको सिर्फ टेंजेंट एट ओरिजिन चाहिए. तो हम लोग एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं कि कोई भी कर्व जो ओरिजिन से पास हो रहा है, इफ यू नीड टू राइट डाउन द टेंजेंट टू दैट कर्व एट ओरिजिन, व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट पिक अप द लोएस्ट डिग्री टर्म्स इन दैट इक्वेशन. लाइक यहाँ पे है x and y/2 और उसे 0 से इक्वेट कर दो. जो भी लोएस्ट डिग्री टर्म आपको इस कर्व की इक्वेशन में मिलता है जहां कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है, आप उसे 0 से इक्वेट करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन आ जाएगी. ये टेंजेंट एट ओरिजिन है. ये टेंजेंट एट ओरिजिन है तो मुझे एक तो डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम ए, यानी एक बार मैं लाइन लिख लेती हूँ प्रॉपर्ली. दिस इज 2x plus y equals to 0. What I need to calculate in the question is, first of all, the distance of the point 1, 0 from this line, which will be 2 divided by √5. Plus, I need to calculate the distance of the point 0, half,
So 0, half from this line. This is 1 by 2 root 5. अब इन दोनों का सम मुझे आंसर निकालना होगा. तो you can take 1 by root 5 common. 2 plus 1 by 2 का मतलब हो गया 5 by 2. What ultimately we are getting is root 5 by 2 as the answer to the question. ठीक है. तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो हमने क्या किया, हमने सिंपली सर्कल का इक्वेशन बेसिकली यहाँ पर लिखा है. स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट इतना था कि वी वर गेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज. After that, we calculated the distance. So we are using the distance formula to get these distances. Sum of the distances is the answer. ठीक है. चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. So as usual, हम लोग अब आ गए हैं प्रीवियस जेई एडवांस के उन क्वेश्चन पर जिनकी प्रोबेबिलिटी है कि जेई मेंस में उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो वी विल बी वाइंडिंग अप द लेक्चर विद दिस क्वेश्चन. क्या है ये क्वेश्चन देख लो. तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है कि दो लाइंस का इक्वेशन दिया गया है. So consider the lines L1 and L2. So I'm just taking a paragraph kind of question. STEM question है. तो questions पूछे गए थे 2021 पेपर 1 का क्वेश्चन मैं ले रही हूँ यहाँ पर. जैसे फर्स्ट लाइन का स्लोप यू कैन सी -√2 है. सेकेंड लाइन का स्लोप है √2. ओके. सो डिड यू नोटिस दैट m1 प्लस m2 जो यहाँ पर आ रहा है दैट इज 0. करेक्ट. हमारे पास सम ऑफ द स्लोप्स कितना है 0. इन केस मुझे एंगल बाइसेक्टर्स की जरूरत पड़ती है, then those angle bisectors are going to be parallel to coordinate axes. ठीक है. चलिए अभी देखते हैं उनकी जरूरत पड़ेगी या नहीं. But yes, this is the observation that we have made after looking at the equation of two lines. Now, for a fixed constant lambda, let C be the locus of point P. और मुझे point P का locus चाहिए, such that product of the distance of P from L1 and the distance of P from L2 is lambda square. ठीक है. सो किसी फिक्स्ड लैम्डा के लिए हमें ये दिया गया है कि C is the locus of P such that the product of distance of P from L1 and distance of P from L2 is lambda square. The line y is equals to 2x plus 1 meet C at 2 points R and S. ठीक है. यानी C is a curve और वो लाइन उस कर्व को R and S पर मीट करती है where the distance between R and S is √270. ठीक है. वो हमारे पास कितना है, √270 के बराबर दिया गया है. Now the question says that let the perpendicular bisector of RS, यानी उन्हीं दोनों पॉइंट्स की बात करते हुए उन्होंने कहा है कि perpendicular bisector of RS meet the curve C at two distinct points R dash and S dash. Let D be the square of distance between R dash and S dash. Then we need to find out the value of lambda square. We need to get the value of D. यानी बेसिकली पूरा क्वेश्चन जो हमारे पास है वो दो चीजों पे बेस्ड है. एक तो है लोकस जो हमें फाइंड करना है एंड सेकेंडली डिस्टेंसेस. डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन या distance between two points. This is what is there in the whole question. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो मैं P के लोकस से स्टार्ट करूंगी. And because I need the locus of P, I'll take the point P as h, k. हमने P को h, k ले लिया. अब नेक्स्ट क्या होगा, आपको प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस लिखना होगा फ्रॉम द टू लाइंस. तो मॉड्यूलस को बिल्कुल नहीं भूलेंगे. h, k का डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट लाइन एज यू कैन सी इज √2h plus k minus 1 divided by √3 multiplied by, now I'm going to write down the distance from the second line which is going to be √2h minus k plus 1 whole divided by √3. This is equals to how much? Lambda square. √3 into √3 का मतलब 3 है तो वो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखूंगी. And now you can notice that what is this? यहाँ प्लस साइन कॉमन लिया तो k minus 1 एंड द सेकेंड टर्म ना ये लिखा जा सकता है माइनस टाइम्स k minus 1 एंड इट इज समथिंग लाइक √2h का होल स्क्वायर. So it will become 2h square and minus k minus 1 का होल स्क्वायर. क्रॉस मल्टीप्लाई 3 lambda square. ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इट बिकम्स 3 lambda square बट विद अ प्लस माइनस साइन. ठीक है. h को x और k को y से मैं रिप्लेस कर रही हूँ. ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 2x स्क्वायर माइनस y माइनस 1 का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू 3 lambda square with a plus or minus sign. I hope it is clear to everyone. So basically what we are getting here is a hyperbola. करेक्ट. हमें हाइपरबोला की इक्वेशन मिल गई है. जो लोकस आ रहा है, जो कर्व C है, इसका नाम C है. तो दिस इज अ हाइपरबोला. And what we have to do with this hyperbola, let's read the question once again. The line y is equals to 2x plus 1 meet the curve C in 2 points R and S where the distance between R and S is √270. यानी ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये मुझे लैम्डा की वैल्यू देने वाली है. How we are going to get that? So I'm basically going to solve the equation with y is equals to
2x plus 1, दोनों को सॉल्व करते हैं यानी y को रिप्लेस करते हैं. इक्वेशन विल बिकम 2x square minus 2x का होल स्क्वायर is plus minus 3 lambda square. What we are getting on the left hand side is 2x square. Right hand side is plus minus 3 lambda square. I hope you understood that I have adjusted the negative sign here. But 2x square is 3 lambda square यानी negative answer तो नहीं ले सकते. So I'm going to take 2x square is equals to plus 3 lambda square. ठीक है, यानी हमारे पास जो x1 और इनफैक्ट आई वुड से दैट x की जो पॉसिबल वैल्यूज आ रही है वो मैं लिख देती हूँ. इट विल बी प्लस माइनस रूट ओवर 3/2 lambda. These are the two values of x we are getting here. ठीक है. If x is this one, then can we get the value of y also? Yes, we can get the value of y by putting the value of x over here. What they are saying is the distance between the 2 points. The distance between the 2 points is root over 270. कौन से 2 points की बात की जा रही है? Where the line intersect the curve, right? R and S पे वो intersect करते हैं, तो distance between them turns out to be root over 270. So I'm just assuming that let their point of intersection be x1, y1 and x2, y2. And the question says that x1 minus x2 का whole square plus y1 minus y2 का whole square is nothing but 270. Square root I have removed. This is equals to 270. Do we have the value of x1 and x2? Yes, we have it from here. x1 और x2 की value ready. ठीक है. What else? Do we need the value of y? So y1 minus y2, you can see from here that y1 minus y2 when you calculate, now it will turn out to be 2 times x1 minus x2. ठीक है ना? Because the point is also on the line. So I can definitely use that relation और उस equation of line से हम y1 minus y2 को इस तरह से लिख पाएंगे. ठीक है, लिख लेते हैं. यानी ये बन जाएगा 4x1 minus x2. So total 5 times x1 minus x2 का होल स्क्वायर मुझे मिलता है 270. ठीक है. अब x1 minus x2 है कितना? x1 minus x2 का मतलब होगा √3/2 multiplied by 2 lambda. करेक्ट. तो ये हमने लिखा 5 times एंड हम इसे लिखने जा रहे हैं 2√2 यानी इट विल बिकम √6 lambda. Whole square is 270. Let's divide by 5 both the side. I think we are getting it as 54. And the left hand side has become 6 lambda square. What we are getting here is lambda square and the lambda square value turns out to be 9. हमें lambda square 9 मिल गया. Correct. अब lambda square is equals to 9. तो ठीक है, first part of the question is over. What we did, we just calculated the perpendicular distances. उसका product हमने lambda square किया. हमने locus निकाला. Then we actually got the distance between 2 points of intersection. How we did that? एक छोटा सा कैलकुलेशन पार्ट है, उसे आप चाहें तो लेंदी भी बना सकते हैं, बट तरीके से थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हुए टर्म्स को आप सॉल्व करोगे तो यू विल ऑलवेज गेट अ प्रॉपर अप्रोच ऑफ प्रोसीडिंग. स्पेशली आप नोटिस करोगे कि जेईई एडवांस में हमेशा ऐसा होता है कि ध्यान से ऑब्जर्व करने पर जो कैलकुलेशन पार्ट होता है ना, वो कॉम्प्लिकेटेड की जगह थोड़ा आसान फॉर्म में कन्वर्ट हो ही जाता है. ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे थोड़ा रिड्यूस कर दिया कैलकुलेशन पार्ट, जस्ट x1 माइनस x2 की ही जरूरत थी, कंप्लीट किया, लैम्डा स्क्वायर इज रेडी. बट व्हाट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन? अब हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है? सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कहता है कि मुझे डी कैलकुलेट करना है, बट व्हाट इज डी? सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आर एस. अब मुझे आर एस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए विच मीट सी एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर डैश एंड एस डैश. ठीक है, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है, इट इज intersecting the curve at r dash and s dash. Let d be the square of distance between r dash and s dash. Let d be the distance between r dash and s dash. तो अब मुझे d कैलकुलेट करना है. उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले तो देखो, हमने r and s को क्या ज्यूम किया हुआ, ये रहे r and s, ये है पॉइंट r, ये है s. Any line which is the perpendicular bisector of r and s is definitely going to pass through the middle point of r and s. यानी जो लाइन मुझे लिखनी है, इट इज गोइंग टू पास थ्रू x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2, एंड डेफिनेटली विल हैव अ स्लोप द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ rs. करेक्ट. सो rs लाइन का स्लोप तो मुझे पता है, बिकॉज r and s आर एक्चुअली लाइंग ऑन दिस लाइन. इसी लाइन पे तो लाई कर रहे हैं. इस लाइन का स्लोप 2 है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप हो जाएगा -1/2. स्लोप कितना लेना है? -1/2. अच्छा, डू वी हैव द वैल्यू ऑफ x1 प्लस x2? यस वी डू हैव. देखो, अभी हमने x1 x2 निकाला था,
दे आर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड विद ऑपोजिट साइन, तो ये कितना पॉइंट आ जाएगा? 0, राइट? दिस विल बी 0. ठीक है, तो हमने लिख लिया x1 plus x2 by 2 is going to be 0. But what do you mean by y1 plus y2? y1 plus y2 के लिए फिर मैं लाइन पर जाती हूँ. y1 minus y2 कैलकुलेट किया था, तो y1 plus y2 भी लिख सकते हैं. That is going to be 2 times x1 plus x2 and plus 1 plus 1. यानी y1 plus y2 अगर आपने कैलकुलेट करना है तो दैट इज गोइंग टू बी 2. Why? Because x1 plus x2 तो 0 आ गया, यानी y1 plus y2 2 आ रहा है. y1 plus y2 2 का मतलब अब ये पॉइंट आ जाएगा 1. With the slope minus half, you have to write down the equation of line. यानी देखो कुछ भी नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट आप यूज कर रहे हो. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के मिडिल पॉइंट पे आप जा रहे हो, परपेंडिकुलर लाइन लिखने है, स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल ले रहे हो, करेक्ट? तो हम ये दोनों चीजें यूज करते हुए अब लाइन की इक्वेशन लिखते हैं जरा. तो लाइन बन जाएगी y minus 1 is minus 1 by 2 multiplied by x minus 0. यानी क्या है लाइन का इक्वेशन? लाइन की इक्वेशन हमारे पास बनती है y minus 1. ठीक है, हम इसी फॉर्म में रहने देंगे. ये लाइन है, इसे स्टार मार्क करके रखा. अगेन दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग द सेम कर्व C. क्या है कर्व C? अभी हमने निकाल कर रखा था 2x स्क्वायर माइनस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज प्लस माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर. ठीक है, इनफैक्ट हमने एक वैल्यू भी सिलेक्ट की थी इसकी कि लैम्डा स्क्वायर कितना आ जाता है हमारे पास. आई थिंक वी गॉट द वैल्यू ऑफ लैम्डा स्क्वायर इज 9. यस, लैम्डा स्क्वायर इज टर्निंग आउट टू बी 9. तो हम वो वैल्यू यहाँ पर यूज करने वाले हैं. तो चलिए ठीक है, प्रोसीड करते हैं. और 2x स्क्वायर माइनस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस y माइनस 1 का होल स्क्वायर. द वैल्यू दैट वी सिलेक्टेड देयर वाज द पॉजिटिव साइन, तो हमने उसे सिलेक्ट कर लिया है. दिस इज गोइंग टू बी 3 लैम्डा स्क्वायर. ठीक है, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं फिर से जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी. So 2x squared, this is what we were getting. And what we need in the question is perpendicular bisector. ठीक है. Okay, so what we selected, lambda square, we got the value of lambda square is 9. 9 वैल्यू आ रहा था, तो मैं यहाँ पे 9 भी लिख देती हूँ. इनफैक्ट दिस वाज प्लस माइनस, तो अभी प्लस माइनस पर ही चलिए. 3 लैम्डा स्क्वायर का मतलब 27 लिख सकते हैं, राइट? अब आपको क्या चाहिए? आपको अगेन इस लाइन को इसके साथ सॉल्व करना है एंड प्रोसीड करना है. तो जैसे ही मैं y माइनस 1 का वैल्यू लिखती हूँ, इट बिकम्स 2x स्क्वायर माइनस x by 2 का होल स्क्वायर. This is equals to plus minus 27. We need to select that sign which is going to satisfy the equation, right? तो ये बन जाता है 8 minus 1, that is 7x square, has to be positive. So I'm just selecting the positive value on the right hand side. This is what we are getting. Correct? This is a quadratic in x. ये x में quadratic आ रही है, यानी फिर से मैं लिख सकती हूँ x की possible values are plus minus रूट ओवर 27 इंटू 4, यानी कितना आ जाएगा ये 3 इंटू रूट ओवर 27 इंटू 4 का मतलब एक तो 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3 रूट 3, कमिंग टू डिनोमिनेटर रूट 7. सो आई हैव द वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2. वी नीड द वैल्यू ऑफ y1 y2 एज वेल. ठीक है, तो अभी हम ये मान लेते हैं कि जो r डैश एंड s डैश पॉइंट्स है, x1 x2 क्योंकि ऑलरेडी ले लिया है, तो फिर हम चलते हैं x3 y3 पे और इससे ले लेते हैं x4 y4. Do we have x3 and x4 का डिफरेंस? यस, उसका सम भी है, उसका डिफरेंस भी है, यहां से पता चल जाएगा. What about y3 y4? वो भी हमारे पास है. What we need to calculate in the question, r dash s dash, which is going to be root over x3 minus x4 का whole square plus y3 minus y4 का whole square. Once again, y3 and y4 are going to satisfy ये लाइन का इक्वेशन, राइट? बिकॉज r dash s dash इस लाइन पे लाई करते हैं. कौन सी लाइन है ये? y is equals to minus x by 2 plus 1. यानी y3 minus y4, in case you are subtracting these two, what you are going to get is x4 by 2 minus x3 by 2. ठीक है ना? तो y3 minus y4 चाहिए, आप लिखो x3 minus x4 by 2. Okay, what we are going to get? This will be x3 minus x4 का square. Plus this is going to be x3 minus x4 by 2 का whole square. As you can see, what we are getting here is, we are getting it as root 5 divided by 2 mod of x3 minus x4. Do we have the value of mod of x3 minus x4? Yes, we do have. So let us keep that value. दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? इस पूरे का ट्वाइस. पूरे का ट्वाइस का मतलब क्या है? ऑलरेडी 6 है, इंटू 2 यानी 12 रूट 3. So let's write it.
12 root 3 divided by how much we are getting? Root 7. And then multiplied by root 5 by 2. ठीक है, root 5 by 2. This is what we are getting. थोड़ा सा एडजस्ट करके हम टर्म्स को लिख लेते हैं. यानी आ जाएगा हमारे पास रूट ओवर 15 मल्टीप्लाइड बाय 36 एंड डिवाइडेड बाय रूट 7. So I think root over 540 divided by root 7. You just need to find out the approximate value now. 540 को 7 से डिवाइड कर दीजिए. 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है. This will be root over 7 sevens are 49. And again you are getting 50 to 7 sevens are 49. Then you are getting 10 and then 4. So root over 77.14 का मतलब 8 point something. So you just need to find out the answer. Approximately now I am writing 8. Complete the calculation part and select your answer. ठीक है, तो देखो इसी तरह के कॉन्सेप्ट पे जेईई मेंस भी क्वेश्चन बनाता है, डिस्टेंसेस को यूज कर रहा है. एंड व्हाट एल्स वी आर डूइंग. अब ऑब्वियसली जेईई एडवांस का क्वेश्चन है तो दे आर गोइंग टू मर्ज 2-3 कॉन्सेप्ट्स टुगेदर. लोकस के साथ स्ट्रेट लाइन हम सॉल्व कर ही रहे थे. साथ में यू कैन से दैट हाउ टू सॉल्व एन इक्वेशन हैविंग द रूट्स x1 x2 एंड y1 y2. हम उसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं, किस तरह से कैलकुलेशन पार्ट में वो चीज यूज हो रही है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो. तो ये इस तरह का डिफरेंस होता है जेईई एडवांस के क्वेश्चंस में और जेईई मेंस के क्वेश्चन में. बट यस, जेईई मेंस में जो क्वेश्चन है उसका इंस्पिरेशन डेफिनेटली फ्रॉम एडवांस आता है. मैं ये नहीं कहूंगी हर क्वेश्चन में होता है, बट यस दे टेक द क्वेश्चंस फ्रॉम जेईई एडवांस एज वेल. सो दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच आई फेल्ट की इंपॉर्टेंट हो सकता है. सेम टाइप के कॉन्सेप्ट पर जेईई मेंस क्वेश्चन बनाता भी आया है, आगे भी इस तरह की कैलकुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन बना सकता है. तो आई हैव टेकन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, चलिए तो लेट अस वाइंड अप द स्ट्रेट लाइंस ओवर हियर. व्हाट यू कैन डू इज आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में से स्ट्रेट लाइन जेईई एडवांस के सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप जो होते हैं एटलीस्ट आप उन्हें जरूर रिवाइज कर लीजिएगा. और अलॉन्ग विद दैट जो 2022 शिफ्ट 2 है या 2023 शिफ्ट 1 है उसके क्वेश्चंस को आप रेगुलरली प्रैक्टिस करिए एज अ टेस्ट पेपर, बिकॉज दैट इज गोइंग टू एनहांस योर स्पीड. वही आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को इंप्रूव करने में हेल्प करेगी. ठीक है, सो आई होप द लेक्चर वाज हेल्पफुल टू यू पीपल. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय.